पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 71। अमीर और शक्तिशाली केवल बेटी झांग येफी। झाओ किंग्या एक सहमत होने पर सहमत होने वाला था। उसने देखा और देखा कि यह जियो यू से था। किंग्या, तुम कहाँ हो? अब तुम कैसे हो? मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए और तुम्हें वापस स्कूल ले जा रहा हूँ। झाओ किंग्या ली यी के सुझाव से सहमत होना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि जियो यू उसे स्कूल वापस जाने के लिए लेने के लिए आ रहा है, तो उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं जल्द ही स्कूल वापस जाऊंगा। मैं स्कूल में रहने के लिए आदत हूँ। ली यी ने इसे मजबूर नहीं किया और कहा, ये ठीक है। मुझे बाद में पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय में जाना है, इसलिए मैं आपको नहीं भेजूंगा। किंगचुन, आप बाद में किंग्या के साथ जा सकते हैं। झाओ किंग्या ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, एक सहपाठी मुझे बाद में लेने के लिए आएगा। झाओ किंगचुन ने अनुमान लगाया कि यह जियो यू एल तारांकन 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 एन होना चाहिए और कहा, बहन, मुझे आपको वापस स्कूल ले जाने दो। झाओ किंगचुन ने ली यी को एक पलक भी दिया और ली यी को तुरंत समझ गया। हाँ, किंगचुन बहन के लिए आपको एक सवारी देना बेहतर होगा। यदि रास्ते में कुछ भी होता है तो आप मेरी देखभाल कर सकते हैं। कुंजी यह है कि आप सभी की संपर्क जानकारी है, इसलिए यदि आप मुझे सूचित करते हैं तो मैं तेजी से आ सकता हूँ। ली यी ने कहा। झाओ किंग्या के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और कहा, ठीक है, फिर बहन, आप मेरे साथ बाद में वापस आ सकते हैं। झाओ किंग्या ने जियो यू को जवाब दिया, ये ठीक है, मैं जल्द ही स्कूल वापस आऊंगा। बस डॉमेट्री में मेरे लिए प्रतीक्षा करें। जियो यू, क्या आपने नहीं कहा कि आपने कल रात लुटेरों का सामना किया? यह एक गंभीर मामला है, मुझे आपको लेने के लिए आना चाहिए। आप कहाँ हैं? मुझे स्थान भेजें। झाओ किंग्या, वास्तव में मैं अपने आप से वापस आऊंगा। जियो यू, किंग्या, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते? तुम भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हें उठाऊं? झाओ किंग्या, जियो यू, बहुत ज्यादा मत सोचो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, ये सिर्फ इतना है कि यह जगह थोड़ी दूर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत दूर हैं, मैं आपको पहले देखना चाहता हूँ। जियो यू ने जवाब दिया। झाओ किंग्या थोड़ा नाराज था और कहा, ठीक है, ये तय हो गया है, मैं बाद में अपने आप से वापस आऊंगा। इस संदेश को भेजने के बाद ली यी ने उनके साथ होटल छोड़ दिया, दरवाजे पर एक टैक्सी की उपाधि प्राप्त की और उन दोनों को पहले जाने दिया। ली यी ने पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय के लिए एक और टैक्सी ली। झाओ किंगचुन ने अपनी बहन को स्कूल के गेट पर भेज दिया और अंदर जाना चाहती थी, लेकिन विनम्रता से इनकार कर दिया गया था। बहन, मैं स्कूल जाने के बाद मैं सुरक्षित रहूंगा, आप जल्दी से वापस जाओ। झाओ किंगचुन के पास झाओ किंग्या को परिसर में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुप्त रूप से राहत की सांस लेते हुए झाओ किंगचुन ने ली यी को एक वेछा संदेश भेजा, जिसमें पूछा गया, इस दोपहर से बस कहाँ से प्रस्थान करती है? ली यी, चलो यामाशिरो कला विश्वविद्यालय से शुरू करते हैं। मैंने आपकी बहन के लिए कुछ दवा बनाई और इसे भेज दूंगा, मैं उसे दे दूंगा और फिर कार को देखूंगा। विज्ञापन। झाओ किंगचुन, ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। लंबे समय के बाद झाओ किंग्या छात्रावास में लौट आई। जियो यू उसे वापस आते देख बहुत खुश था और उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ था। झाओ किंग्या ने कहा कि जियो यू ने थोड़ा दोषी महसूस किया और कहा, कल जल्दी छोड़ने के लिए यह मेरी गलती है। अगर मैं आपके साथ होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। झाओ किंग्या, उन लोगों ने ये सब योजना बनाई थी, यदि आप वहां थे तो आपको चोट लग सकती है, वे बहुत क्रूर हैं। दूसरी तरफ ली यी पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचिंग विश्वविद्यालय की फार्मेसी में व्यस्त थे। उन्होंने कुशलता से औषधीय सामग्री का चयन किया, प्रत्येक में सटीकता के लिए प्रयास किया। उसके आसपास के छात्रों और शिक्षकों ने सभी को प्रशंसा के साथ देखा। वे इस युवा प्रतिष्ठित प्रोफेसर के बारे में आश्चर्यचकित और उत्सुक थे। हालांकि ली यी स्थिति से बेखबर लग रहा था और केवल दवा बनाने के बारे में सोच रहा था। आज कियाओ या की हक्सिया मेडिसिन की आखिरी खुराक है, इसे खाने के बाद आपकी उपस्थिति कल बहाल हो जाएगी। कियाओ या को बदलने और जीतने के बाद 60 इनहेंसमेंट पॉइंट प्राप्त किए जा सकते हैं और ली यी थोड़ा अधीर है। समय चुपचाप बीत गया और जब औषधीय खुशबू के अंतिम वार ने पूरे फार्मेसी को भर दिया तो ली यी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने सावधानीपूर्वक तैयार की गई दवा को कियाओ वाई को सौंप दिया और कहा, जियो हाँ, पहले की तरह ही जब ये ठंडा हो जाता है तो इसका आधा हिस्सा पीता है और आज रात आराम से पीता है। यह आखिरी बार है जब मैं दवा को उबालता हूँ और आपका जन्म का पत्थर कल तक पूरी तरह से चला जाएगा। कियाओ या ने इसे लिया और खुशी से कहा, ये बहुत अच्छा है वरिष्ठ, धन्यवाद। ली यी, ओह याद है, एक और है, आज रात मालिश करें, मुझे आज दोपहर कुछ करना है और बाहर जाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। कियाओ या, ठीक है वरिष्ठ, आगे बढ़ो और अपना काम करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद कियाओ या शर्मा गया। ये ध्वनि गलत क्यों है? हालांकि वह उसे सही करने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। क्या होगा अगर वरिष्ठ ने ऐसा नहीं सोचा? अगर वह उसे सही करती तो ये केवल उसे बहुत सोचता रहेगा। उबलते हुए दवा का लाइव प्रसारण खत्म हो गया था। कियाओ या थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स को अलविदा कहा। इस अवधि के दौरान देखने के लिए लाइव प्रसारण कक्ष में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद, लेकिन आज आखिरी बार मैं प्रसारण उबलते हुए दवा को लाइव करूंगा। क्या शर्म की बात है, मुझे बस हक्सिया दवा को उबला हुआ देखना पसंद है, ये तनाव से राहत देता है। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि मैं अब से केवल अन्य लाइव प्रसारण देख सकता हूँ। एंकर, आपको लाइव प्रसारण जारी रखना होगा। यह सही है, यदि आप दवा बनाने की प्रक्रिया को लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहते हैं तो आप अन्य चीजों को जीवंत कर सकते हैं। कियाओ या, चिंता मत करो, मैं समय पर लाइव प्रसारित करूंगा और लाइव प्रसारण की सामग्री अभी भी पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन से संबंधित होगी। वैसे कियाओ या के लिए ये उबलते रंगीन हक्सिया दवा के लाइव प्रसारण को न केवल युवा लोगों द्वारा बल्कि कुछ चिकित्सा दिग्गजों द्वारा भी देखा गया था। उन्होंने कई दिनों तक देखा और सुनिश्चित थे कि ली यी के पास वास्तविक कौशल था। शानचेंग ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन अस्पताल। एक पुराने हक्सिया डॉक्टर ने रीडिंग चश्मा पहने हुए अपने सेल फोन को चालू किया और एक नंबर डायल किया। वह शानचेंग ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन अस्पताल कियू जेहोंग के निदेशक हैं। वह शनचेंग में पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन में उच्चतम प्राप्ति और देश में एक प्रसिद्ध पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन डॉक्टर के साथ सबसे अधिक प्राप्त व्यक्ति हैं। यद्यपि पंजीकरण शुल्क 1200 युआन है, लेकिन हर दिन चिकित्सा परामर्श के लिए उसकी तलाश में लोगों की लंबी कतारें हैं और कई लोगों को नियुक्ति नहीं मिल सकती है।
हालांकि यहाँ तक कि उनके जैसे एक मेडिकल मास्टर भी कई बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। वास्तव में आधुनिक चिकित्सा ने कई बीमारियों पर विजय नहीं की है, जैसे कि कुछ आनुवंशिक रोग, न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग, संक्रामक रोग और घातक ट्यूमर। उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम और हीमोफिलिया, न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग जैसे अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग, संक्रामक रोग जैसे एड्स, घातक ट्यूमर, कैंसर और ऑटोइम्यून रोग जैसे कि प्रणालीगत ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जैसे आनुवंशिक रोग। पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा दोनों इन कठिन और जटिल बीमारियों से निपटने में असहाय हैं। जल्द ही कॉल जुड़ा हुआ था। फोन के दूसरे छोर से एक हैगार्ड आवाज आई, राष्ट्रपति कियू, क्या कोई समाधान है? कियू होमजी ने कहा, अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं बहुत पहले इसका इस्तेमाल करता। हालांकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपकी बेटी की बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो सकता है। रहने भी दो, डीन कियू। ईमानदार होने के लिए, मेरी बेटी 3 दिनों से कोमा में है। उसकी सांस कमजोर है और मुझे डर है कि वह लंबे समय तक नहीं रहेगी। मैं अब उसे पीड़ा नहीं देना चाहता। उसे इस तरह जाने दो ताकि वह कोई और पीड़ित न हो। उद्धरण चिन्ह। फोन पर व्यक्ति थोड़ा हताश था और उसने अपनी बेटी को ठीक करने की आखिरी उम्मीद छोड़ दी। कियू जेहोंग ने कहा, पुराने झांग, आप बहुत भ्रमित हैं। आपकी केवल एक बेटी है जो आपके बुढ़ापे में पैदा हुई है। आप कैसे हार मान सकते हैं? यहाँ तक कि अगर केवल आशा की एक झलक है तो आपको कोशिश करनी होगी। कियू होमजी द्वारा लाओ झांग नामक व्यक्ति झांग गुआंग्यू है, जो लौह अयस्क और लिथियम माइनिंग दिग्गज जिंटियन खनन समूह के अध्यक्ष हैं। झांग गुआंगू की एक इकलौती बेटी झांग येफाई अपने बुढ़ापे में थी। परिवार मूल रूप से खुश था, लेकिन दुर्भाग्य से चीजें नियोजित नहीं हुई। झांग येफी, जो केवल 21 साल का था, को 1 महीने पहले उन्नत यकृत कैंसर का पता चला था। हालांकि झांग गुआंग्यू की कंपनी की कुल संपत्ति लंबे समय से 100 बिलियन युआन से अधिक है और उसके पास बहुत पैसा है, वह झांग येफी पर एक यकृत प्रत्यारोपण करने में असमर्थ है क्योंकि वह एक उपयुक्त यकृत स्रोत नहीं पा सकता है। विज्ञापन। अध्याय 72। सैकड़ों लाखों युआन। वह केवल अपनी प्यारी बेटी को अस्पताल के बिस्तर पर गतिहीन लेते हुए देख सकता था। उसका जीवन बहुत अंत तक थोड़ा फिसल गया। ये तभी था जब मुझे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है। जब तक कोई है जो अपनी बेटी की बीमारी को ठीक कर सकता है, वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से अब तक वह सभी पर प्रसिद्ध डॉक्टरों का दौरा किया है दुनिया, लेकिन वे सभी असहाय हैं। वे सभी ने उसे बताया कि कैंसर कोशिकाएं उसके पूरे शरीर में फैल गई हैं और वह एक समय में केवल 1 मिनट तक रह सकती है। उन्होंने इलाज पर छोड़ दिया था, इसलिए जब कियू होमजी ने उसे बुलाया तो उसने आशा नहीं की। ओल्ड झांग, मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर हमसे अलग है। वह प्राचीन चिकित्सा कौशल को जानता है, यहाँ तक कि वह जो हक्सिया दवा तैयार करता है वह रंगीन है। वह लटकते धागे के साथ दालों का निदान भी कर सकता है। शायद वह यफी की बीमारी को ठीक कर सकता है, डीन कियू जेहोंग ने कहा। उसे ये कहते हुए सुनकर झांग गुआंग्यू की अश्रुपूर्ण आंखें अचानक चमक गईं और उसने पूछा, क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा अजीब व्यक्ति है? कियू जेहोंग, हाँ, और वह हमारे स्कूल में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। यदि आप सहमत हैं तो मैं स्कूल से उससे संपर्क करूंगा और उसे आज यफी को देखने के लिए आएगा। वास्तव में शानचेन ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन अस्पताल शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन का पहला संबद्ध अस्पताल है, इसलिए कियू जेहोंग ने पहले से ही ली यी की स्थिति के बारे में जानने के लिए प्रिंसिपल और अन्य लोगों से परामर्श किया है और ली यी के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को हक्सिया मेडिसिन को डिक्टिंग और पल्स का निदान करते हुए भी देखा है। झांग गुआंग्यू ने इसके बारे में सोचा, आह भरी, और कहा, ओह, इसे भूल जाओ, यह मेरी किस्मत है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसे देखा है और वे इसे ठीक नहीं कर सकते। इस समय झांग गुआंग्यू के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, पुराने झांग, डीन कियू ने ऐसा कहा है, आप सहमत क्यों नहीं हैं? चूंकि आपकी बेटी पहले से ही इस तरह है, उसे आने देने और उसे देखने में क्या नुकसान है? कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम कोई भी बुरा नहीं हो सकता है। झांग गुआंगू, लेकिन क्या होगा अगर कोई वास्तव में फाइफे की बीमारी को ठीक कर सकता है? भले ही इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, कम से कम फाइफे कुछ और दिन रह सकता है। झांग गुआंग्यू ने ये सुना और कहा, ठीक है, उसे आने दो और एक नजर डालो। उन्होंने जल्दी से अपने मूड को समायोजित किया और फोन के दूसरे छोर पर डीन कियू जेहोंग से कहा, डीन कियू, आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं प्रोफेसर ली को अपनी बेटी के इलाज की कोशिश करना चाहूंगा। कृपया इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कियू जेहोंग ने कहा, ठीक है, जब तक आप सहमत हैं, बाकी को मेरे पास छोड़ दें। मैं उसे आज दोपहर को यफी को देखने के लिए आऊंगा। फोन को लटकाने के बाद झांग गुआंग्यू ने मुड़कर अपनी बेटी झांग यफी को बिस्तर पर लेटा। उसकी आंखें अनिच्छा और उम्मीद से भरी हुई थीं। उन्होंने धीरे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, फीफी, अंकल कियू ने कहा कि एक विशेषज्ञ है जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज है। हमें आशा की किसी भी झलक को समझना चाहिए। आपको मजबूत होना चाहिए। माँ और पिताजी आपके जागने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। उसके बगल में मध्यम आयु वर्ग की महिला उसकी पत्नी थी, उससे 20 साल छोटी थी। वह भी झांग यफी का हाथ कसकर पकड़ रही थी, धीरे से सो रही थी और कहा, फीफी, तुम निश्चित रूप से बेहतर हो जाओगे। माँ और पिताजी तुमसे प्यार करते हैं। हम आपके जागने के लिए इंतजार करेंगे। हालांकि झांग यफी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े, बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, केवल थंग चिकित्सा उपकरणों की बीपिंग ध्वनि। राष्ट्रपति कियू जेहोंग ने फोन को लटका दिया। उन्होंने तुरंत शनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन के अध्यक्ष ली कैमिंग से संपर्क किया, ने स्थिति को विस्तार से बताया और स्कूल से अनुरोध किया कि वे प्रोफेसर ली के लिए झांग गुआंग्यू के घर जाने के लिए जल्द से जल्द झांग यफी का निदान करें। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल ली कैमिंग ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ली से संपर्क करेंगे। ली ने दवा को उबालना समाप्त कर दिया था, अपनी चीजों को पैक किया था और स्कूल छोड़ने वाला था जब प्रिंसिपल ली ने जल्दी में उसका पीछा किया। प्रोफेसर ली, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ली ने घूमकर देखा कि यह ली कैमिंग था। उन्होंने पूछा, प्रिंसिपल, क्या चल रहा है? विज्ञापन। प्रिंसिपल ली कैमिंग ने ली तक जल्दी से चला गया और कहा, प्रोफेसर ली, मेरे पास एक जरूरी और महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। शानचेन ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन अस्पताल के डीन कियू जेहोंग ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही विशेष स्थिति में एक गंभीर रूप से बीमार रोगी है और उनका मानना है कि आपके चिकित्सा कौशल उसे ठीक करने में मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ली ने पूछा, क्या रोगी? उसकी विशिष्ट स्थिति क्या है? ली कैमिंग ने संक्षेप में झांग यफी की उन्नत लिवर कैंसर की स्थिति को पेश किया, जिसमें उनकी
पारिवारिक पृष्ठभूमि, निदान और ये तथ्य शामिल है कि वह 3 दिनों से कोमा में है। डीन कियू आपके बारे में बहुत सोचता है और मानता है कि आपका प्राचीन चिकित्सा कौशल और अद्वितीय उपचार के तरीके इस युवा लड़की के लिए आशा ला सकते हैं। डीन कियू को उम्मीद है कि प्रोफेसर ली आप उसे देखने के लिए आज दोपहर को सेट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ली यी ने इसके बारे में सोचा। वह अब पारंपरिक हक्सिया दवा में अच्छी तरह से वाकिफ थे। कैंसर शरीर में ट्यूमर कोशिकाओं के घातक प्रसार का परिणाम था और वह इसका इलाज कर सकता था। हालांकि उन्होंने आज दोपहर कारों को देखने के लिए झाओ किंगचुन के साथ पहले ही नियुक्ति की थी। कार खरीदना एक बड़ी बात है। अगर मैं उसे लाखों लाखों लोगों के लिए एक लग्जरी कार खरीदता हूं तो मुझे आधा नकद वापस मिल सकता है। आप चाहते हैं कि मैं मरीजों का इलाज करूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। हालांकि वह सबके बाद प्रिंसिपल है, इसलिए उसे अभी भी अधिक सांसारिक वार होने की आवश्यकता है। ली यी ने पूछा, ओह क्या आप माउंटेन सिटी में हैं? प्रिंसिपल ली, माउंटेन सिटी में नहीं बल्कि राजधानी में, यूनियन अस्पताल में। ली यी ने ये सुना और कहा, राजधानी में? अब तक मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। हो प्रिंसिपल ली क्षण भर में स्तब्ध रह गया। प्रोफेसर ली बस जाओ, हमारा स्कूल आपके यात्रा के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा। ली यी अवाक था, क्या मेरा भाई यात्रा के खर्च के लिए पैसे से कम है? भाई आप बड़े पैसे का मूल्य रखते हैं। ठीक है, नहीं कोई समय नहीं। प्रिंसिपल ली, प्रोफेसर ली, इस मरीज के पिता हमारे स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण दाता है। उन्होंने स्कूल को 1 बिलियन से अधिक युआन का दान दिया है और स्कूल के लिए विशेष रूप से एक छात्रवृत्ति की स्थापना की है जिससे इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोफेसर ली कृपया स्कूल की खातिर जाओ और एक नजर डालो। ये सुनते ही ली ये आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी देखभाल कर रही है। हालांकि वह एक डॉक्टर नहीं था और मरीजों को पैसे कमाने में देरी नहीं कर सकती थी। जब तक झांग यीफी सुंदर है और उन्हें बांधने का मौका है। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने कहा, प्रोफेसर ली आप जानते हैं कि हक्सिया मेडिसिन न केवल चिकित्सा कौशल पर निर्भर करती है बल्कि भाग्य पर भी निर्भर करती है। मैं इस सिद्धांत का पालन करता हूं और केवल उन लोगों का इलाज करता हूं जो एक पूर्व निर्धारित संबंध के साथ होते हैं। मुझे मरीज की फोटो दिखाओ, अगर मुझे एक पूर्व निर्धारित संबंध दिखाई देता है तो मैं उसका इलाज करूंगा, यदि नहीं तो इसे भूल जाओ। प्रिंसिपल ली उलझन में थे। ये किस तरह का अनुरोध था? बीमारी का इलाज करने से पहले फोटो देखें। ठीक है, एक पल रुको। हालांकि प्रिंसिपल ली को समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने ऐसा किया जैसा कि उन्हें बताया गया था। विज्ञापन। उन्होंने डीन कियू से संपर्क किया जिन्होंने बदले में झांग गुआंग्यू को बुलाया। ये सुनने के बाद झांग गुआंग्यू इतना क्रोधित था कि वह आधे मिनट तक नहीं बोलना चाहता था। निर्देशक कियू, क्या यह व्यक्ति आप विश्वसनीय के बारे में बात कर रहे हैं? एक मरीज का इलाज करने से पहले कौन फोटो देखेगा? डीन कियू, पुराने झांग, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। आप जानते हैं प्रतिभाशाली लोगों के पास कुछ क्वर्क्स हैं। मुझे कुछ तस्वीरें भेजें, एक कनेक्शन होना चाहिए। झांग गुआंग्यू के पास अपनी पत्नी से झांग यफी की कुछ तस्वीरें लेने और उन्हें भेजने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही प्रिंसिपल ली ने फोटो प्राप्त किया और तुरंत ली यी को दिखाने के लिए इसे खोला। ली यी ने एक नजर डाली और पाया कि फोटो में लड़की की एक शुद्ध उपस्थिति, एक महान व्यक्ति था और धूप और जीवंत था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला था। ये यकृत रोग का संकेत है। कुल मिलाकर इस लड़की की उपस्थिति 90 अंक से अधिक है और उम्मीद है कि उसे लक्षित किया जा सकता है। हालांकि केवल बांधने का मौका है। अगर ये बाध्य नहीं है तो क्या होगा? क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? व्यर्थ में राजधानी की यात्रा नहीं कर सकते। चूंकि दूसरे पक्ष के पास पैसा है, इसलिए मुझे चिकित्सा खर्च के लिए भी पूछना होगा। ली यी, ये ठीक है, ये थोड़ा भाग्य है, लेकिन मेरी चिकित्सा शुल्क सस्ते नहीं है। प्रिंसिपल ली ने पूछा, कितना? ली यी ने एक उंगली उठाई। प्रिंसिपल ली, 10,000। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। प्रिंसिपल ली, 100,000। ली यी ने अपना सिर हिलाते रहे। प्रिंसिपल ली, 1 मिलियन। ली यी ने अभी भी अपना सिर हिलाया। प्रिंसिपल ली, आप 10 मिलियन कहने नहीं जा रहे हैं, क्या आप हैं? ली यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, 100 मिलियन। मैं कम होने पर भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं बीजिंग की यात्रा में 100 मिलियन युआन कमा सकता था तो मैं झांग यफी के साथ कुछ 100 मिलियन युआन को साझा कर पाऊंगा। विज्ञापन। अध्याय 73 उनके लिए एक आग प्रकाश। ये सुनने के बाद ली कैमिंग हैरान था। आपने कितना कहा कि चिकित्सा शुल्क था? ली यी ने कहा, 100 मिलियन। ली काइमिंग, 100 मिलियन। प्रोफेसर ली, क्या आपको यकीन है कि यह 100 मिलियन है? ली यी, जरूर। विज्ञापन। प्रिंसिपल ली इतने उत्साहित थे कि उन्होंने असंगत रूप से, प्रोफेसर ली, क्या आप पागल हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे बहुत कुछ 100 मिलियन है? यदि आप इसे 100 युआन बिलों में बदल देते हैं तो ये पूरी गाड़ी ले जाएगा। यहाँ तक कि देश के सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों के पास केवल 3,000 का राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य चिकित्सा शुल्क है। आपका 100 मिलियन अपमानजनक है। ली यी, जो भी हो, अगर वह मुझे देखना चाहता है तो वह मुझे देख सकता है। यदि वह मुझे देखना नहीं चाहता है तो इसे भूल जाओ। बेशक मैं ठीक होने के बाद आपको भुगतान करूंगा। यदि आप ठीक नहीं हैं तो मैं आपसे एक पैसा नहीं लगाऊंगा। जब प्रिंसिपल ली ने सुना कि मरीज को ठीक होने के बाद ही दवा दी जाएगी तो उसने थोड़ा शांत महसूस किया और कहा, ठीक है, मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा। ली कैमिंग ने राष्ट्रपति कियू जेहोंग को 100 मिलियन युआन चिकित्सा शुल्क के बारे में बताया। जब कियू जेहोंग ने ये सुना तो वह इतना हैरान था कि उसके हाथ में चाय पत्ती जमीन पर गिर गई। युवा लोग सिर्फ पागल हैं। ये चिकित्सा शुल्क नहीं है, ये डकैती शुल्क है ना? लेकिन जब मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूँ कि वे रोगी के ठीक होने के बाद ही मुझे चार्ज करेंगे और रोगी को ठीक नहीं होने पर मुझे एक पैसा नहीं लगाएंगे, तो मुझे अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। जीवन खरीदने के लिए 100 मिलियन दूसरों को महंगा लग सकता है, लेकिन ये झांग गुआंगू की आंखों में महंगा नहीं होना चाहिए। कियू जेहोंग ने फिर से झांग गुआंग्यू से संपर्क किया और उसे बताया कि ली यी उपचार के लिए 100 मिलियन युआन चार्ज कर रहा था। उन्होंने पूछा, ये शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या आप अभी भी मुझे देखने जा रहे हैं? यह सुनते ही झांग गुआंगू हंसे। ये डॉक्टर वास्तव में दिलचस्प है। यदि यह कोई और होता तो मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता। वह वास्तव में इतनी बोली लगाने में सक्षम होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी बेटी के जीवित रहने का मौका है। देखो, निश्चित रूप से मुझे देखना है। किसी भी समस्या को पैसे से हल किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। जब तक मेरी बेटी के जीवन को बचाया जा सकता है, 100 मिलियन का क्या मतलब है? मैं उसे 10 बिलियन भी दूंगा। झांग गुआंगू की आवाज थोड़ी सी झिझक के बिना दृढ़ और दृढ़ थी।
कियू जेहोंग, ओल्ड झांग, क्या आपको यकीन है? झांग गुआंग्यू ने कहा, ओल्ड कियू, वह हेड्स के चंगुल से किसी को छीनने की कोशिश कर रहा है। 100 मिलियन महंगा नहीं है। इसके अलावा प्रोफेसर ली ने कहा कि यदि इलाज सफल नहीं होता है तो वह एक पैसा नहीं लेंगे। यदि वह है तो यह 100 मिलियन के लिए जीवन खरीदने जैसा है। क्या सौदा है? उसे बताएं कि इस बात की परवाह किए बिना कि इलाज सफल है या नहीं, मैं उसे चिकित्सा खर्चों के लिए कम से कम 10 मिलियन दूंगा। कियू जेहोंग, ठीक है, मैं तुरंत संदेश पास करूंगा। संदेश प्राप्त करने के बाद ली यी मुस्कुराया। प्रिंसिपल ली दंग रह गई। क्या वह वास्तव में सहमत था? 100 मिलियन, पवित्र बकवास। मेरा वार्षिक वेतन 500,000 है। मुझे उस वापस कमाने में 200 साल लगेंगे। ली कैमिंग पहले से ही प्रिंसिपल और एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन इस समय उन्हें बहुत दिल टूटा हुआ लगता है। संकोच के एक पल के बाद प्रिंसिपल ली ने कहा, प्रोफेसर ली, तो आपको अपना हवाई जहाज का टिकट तुरंत खरीदना चाहिए। ली यी, कोई भीड़ नहीं, वह पहले से ही बेहोश है। वैसे भी चलो कल चलते हैं। मैं कल सुबह एक उड़ान लूंगा और दोपहर के समय बीजिंग पहुंचूंगा। प्रिंसिपल ली ने कहा, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, 100 मिलियन, वह लगभग मर चुका है और आप अभी भी इसे कल तक बंद करने जा रहे हैं। ली यी, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन। प्रिंसिपल ली, कुछ और? ली यी, हमें आज फिर से कियाओया का इलाज करना होगा। कियाओया, क्या उसका जन्ममार्क वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो सकता है? क्या आपने उससे 100 मिलियन के लिए पूछा था? लेकिन वह इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना? ली यी, नहीं, मेरा उसके साथ एक संबंध है और मैं उसे मुफ्त में इलाज करूंगा। आपको कल पता चल जाएगा कि क्या वह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। प्रिंसिपल ली, लेकिन मानव जीवन दांव पर है, क्या आप आज नहीं जा सकते? ली यी, नहीं, कियाओया भी मेरा मरीज है, इसलिए हमें पहले पाव के आधार का पालन करना होगा। प्रिंसिपल ली अवाक था। इस आदमी के सिर में क्या चल रहा है? उन्होंने 100 मिलियन युआन सौदे पर बातचीत की थी, लेकिन भागने के बजाय उन्हें इस मुफ्त उपचार पर समय बर्बाद करना पड़ा। प्रिंसिपल ली के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और डीन कियू जेहोंग को एक ही बात से कहा। डीन कियू ये सुनने के बाद भी अवाक थे और इसे झांग गुआंग्यू को अवगत कराया। हालांकि झांग गुआंग्यू चिंतित था, उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और ली यी के वीचैट को जोड़ने के लिए कहा गया। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ा। प्रोफेसर ली, मेरी बेटी का जीवन आपके हाथों में है, कृपया कल आओ। ली यी, चिंता मत करो, ये सिर्फ टर्मिनल कैंसर है, ये कुछ भी नहीं है। झांग गुआंग्यू स्तब्ध था। क्या यह आदमी विश्वसनीय है? कैंसर, जो दुनिया में कहीं भी लाइलाज है, वह सिर्फ यह एक छोटा मामला कहता है। धिक्कार है, क्या वह एक चार्ल्टन हो सकता है? हालांकि हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं। शनचेंग विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के गेट पर ली यी ने शनचेंग यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स में एक टैक्सी ली। वह उसके लिए झाओ किंग्या के लिए तैयार की गई दवा लाना चाहता था। शानचेंग आर्ट यूनिवर्सिटी के गेट पर झाओ किंगचुन को ली यी से एक संदेश मिला और पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। स्कनबाग, इस तरह जैसे ही ली यी कार से बाहर निकले, झाओ किंगचुन ने लहराया और उसका अभिवादन किया। ली यी चला गया। झाओ किंगचुन ने चिंतित होकर कहा, स्कनबाग, हमें क्या करना चाहिए? मेरी बहन स्कूल लौट आई है और उसे बाहर निकालना आसान नहीं होगा। उस कब्र को उसके साथ लटका देना चाहिए। आप एक समाधान के बारे में बेहतर सोचते हैं। ली यी, ये ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्द या बाद में ले जाऊंगा। झाओ किंगचुन, वाह, तुम सिर्फ डींग मार रहे हो। मुझे बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? ली यी ने हंसते हुए कहा, यह आसान है। उन्होंने झाओ किंग्या को बुलाया। विज्ञापन। जल्द ही कॉल जुड़ा हुआ था। अरे किंग्या, क्या आप स्कूल में हैं? मैं यहाँ हूँ। यह अच्छा है, मैंने आपके लिए दवा तैयार की है। आप जो भी निर्माण कर रहे हैं, मैं इसे आपके पास लाऊंगा। ठीक है, मैं 11 बिल्डिंग में हूँ, मैं अब नीचे आऊंगा। ठीक है, बाद में आपसे मिलेंगे। ली यी ने फोन को लटका दिया और चकित कर दिया। झाओ किंगचुन ने पूछा, ये बात है, आपको कुछ दवा देने से आपको बहुत खुशी होती है? ली यी, आप नहीं समझते, पहाड़ के लोगों की अपनी चतुर योजनाएं हैं, बस यहाँ मेरे लिए प्रतीक्षा करें। झाओ किंगचुन, मैं भी जाना चाहता हूँ। ली यी, नहीं, आप पहले से ही अपनी बहन को बता चुके हैं कि आप जा रहे हैं और अब आप उसके डॉम पर नीचे हैं। क्या ये झूठ नहीं है? वह परेशान हो जाएगी। झाओ किंगचुन, ठीक है, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा, लेकिन मैं आपकी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ। ली यी, जब आप यहाँ होते हैं तो आप हमारी स्थिति को कैसे जानते हैं? झाओ किंगचुन, मुझे बुलाओ। ली यी ने जैसा कि उसे बताया गया था और झाओ किंगचुन को बुलाया था। झाओ किंगचुन ने कहा, चलो बात करते रहो, फोन पकड़ो और लटकाओ मत। ली यी ने तुरंत समझा और कहा, ठीक है। ली यी ने अपना फोन बंद कर दिया और तैयार हक्सिया मेडिसिन को ले जाने के लिए डोरमेट्री बिल्डिंग नंबर 11 की ओर चला गया। कुछ मिनट बाद ली यी ने दूर से देखा कि झाओ किंग्या और टॉम्बॉय जियोयू पहले से ही नीचे इंतजार कर रहे थे। वास्तव में ली यी ने अनुमान लगाया कि वे एक साथ होंगे और निश्चित रूप से पर्याप्त थे। वे थे। ये कहा जाता है कि वासना उपस्थिति पर आधारित है, लेकिन सच्चा प्यार उसी एसेक्स पर आधारित है। हालांकि एक ही एसेक्स लोगों के बीच प्यार परीक्षण को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसे केवल जलने के लिए जलाने की जरूरत है। ली यी ने चला गया और पूछा, किंग्या, अब आप कैसे हैं? झाओ किंग्या, ये ठीक है। ली यी ने उसे दवा दी और कहा, ये हक्सिया दवा है जिसे मैंने आपके लिए उबाला है। इसे एक बार और एक बार फिर रात में ले जाएं और आप मूल रूप से ठीक हो जाएंगे। झाओ किंग्या, धन्यवाद। ली यी, वैसे मुझे पसीना पसंद है। क्या आप कल रात मेरे बिस्तर पर सोए थे? झाओ किंग्या का चेहरा बदल गया जब उसने ये सुना और उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं। जियोयू, जो उसके बगल में चुप हो गया था, ने भी एक अनफ्रेंड लुक के साथ ली यी को देखा और देखा। विज्ञापन। अध्याय 74 भावनात्मक दरार। ली यी ने स्वाभाविक रूप से उनके भावों में बदलाव पर ध्यान दिया। ये बिल्कुल वही प्रभाव था जो वह चाहता था। ली यी ने आग में ईंधन जोड़ने का फैसला किया और कहा, ठीक है, कल रात आपको तनाव प्रतिक्रिया थी। यदि आप आज रात सो नहीं सकते हैं तो मुझे एक कॉल दें और मैं आपको कभी भी होटल में ले जाऊंगा। झाओ किंग्या अवाक था और सोचा था, आप इस समय इसे क्यों ला रहे हैं? हालांकि वह जानती थी कि ली यी का मतलब अच्छी तरह से था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। वैसे क्या कुछ और है? यदि नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगा और कुछ पकाऊंगी ताकि डॉम मैनेजर को पता न चले। ली यी ने कहा, ये ठीक है, आगे बढ़ो, अलविदा अलविदा। झाओ किंग्या हवा की तरह भाग गया। टॉम्बॉय जियोयू ने अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ पीछा किया।
ली यी ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, चारों ओर मुड़कर चला गया, अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को अपने पास रखते हुए चला गया। स्कूल के गेट पर वापस झाओ किंगचुन ने तुरंत भाग लिया और ली यी को अपनी छोटी मुट्ठी के साथ सीने में मुक्का मारा, ये कहते हुए बी तारांकन 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 डी। क्या एक विभाजनकारी योजना है? ली यी ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुमने ऐसा सुना? झाओ किंगचुन ने कहा, आपने कहा कि मेरी बहन सो गई आपके बिस्तर में। जियो यू बहुत ज्यादा कैसे नहीं सोच सकता था, आप इतने मतलब कैसे हो सकते हैं? ली यी, महिलाएं पुरुषों से प्यार नहीं करती हैं जब तक कि वे बुरे न हों। यह इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। झाओ किंगचुन, क्या हमने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? ली यी, हाँ, तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। झाओ किंगचुन को लगा कि जब उसने ये सुना तो कुछ गलत था। तुम बदमाश, तुमने मुझे कैसे चकमा दिया? मेरे पेगासस उल्का मुट्ठी को देखो। झाओ किंगचुन ने ली यी को बेतहाशा मुक्का मारा। यामाशिरो विश्वविद्यालय के छात्रों को पास करने से ईर्ष्यालु झलक और फुसफुसाते हुए कहा जाता है। कौन सा कॉलेज? ये दो प्रेमी हैं, आदमी इतना सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है, खासकर उसकी। वाह, उन्हें बहुत करीब होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से छेड़खानी करना चाहिए। मैं मंदारिन बतख या अमरता से ईर्ष्या नहीं करता, मैं हर दिन उनके ईर्ष्या करता हूँ। झाओ किंगचुन के कान उसके आसपास के लोगों की बकवास से भर गए थे। वह शर्मा गई और तुरंत ली यी का पीछा करना बंद कर दिया। हम्फ, वे बहुत अंधे हैं, वे कैसे बता सकते हैं कि वे एक जोड़े थे? ली यी ने हंसते हुए कहा, हाँ, जनता की नजरें तेज हैं। झाओ किंगचुन, PA50, कोई रास्ता नहीं, चलो चलते हैं। क्या आप मुझे एक कार नहीं खरीदना चाहते थे? मैं आज आपको दिवालिया करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक सुपर महंगी लग्जरी कार खरीदने जा रहा हूँ और टी तारांकन तारांकन अब मौत के लिए रवाना हो गया। जब ली यी ने ये सुना तो वह लगभग जोर से हंसा। मुझे डर है कि आप इसे बहुत सस्ते में खरीदते हैं। जितना अधिक महंगा आप खरीदते हैं बेहतर। इतने सारे बाध्यकारी वस्तुओं के साथ आप केवल वही हैं जो इसे लटका हुआ है। विज्ञापन, ठीक है, मैं देखूंगा कि क्या आप मुझे दिवालिया बना सकते हैं। टहलना। उन दोनों ने स्कूल छोड़ दिया, एक टैक्सी ली और माउंटेन सिटी में लग्जरी कार बाजार की ओर बढ़े। दूसरा पहलू, झाओ किंगिया और जियो यू डॉमेट्री में लौट आए। उनमें से दोनों पहली बार चुप थे, एक भयानक चुप्पी। झाओ किंगिया कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। उसने हक्सिया मेडिसिन ली यी ने उसे दिया, उसे आधा हिस्सा डाला और यह सब एक गल्प में पिया। थोड़ी देर के बाद जियो यू आखिरकार इसे किसी भी समय में पकड़ नहीं सका और पूछा, क्या आपने वास्तव में उस दवा को पिया है जो आदमी ने आपको दिया था? झाओ किंगिया, अच्छी दवा बीमारी को ठीक करती है, मैं इसे क्यों नहीं पी सकता? जियो यू, पुरुष अच्छे लोग नहीं हैं। बेशक आप वह दवा नहीं पी सकते जो वे आपको देते हैं। झाओ किंगिया, जियो यू, वास्तव में सभी पुरुष बुरे लोग नहीं हैं। अगर यह कल रात ली यी के लिए नहीं होता तो मैं मर जाता। जियो यू, फिर आप उसे कैसे धन्यवाद देने जा रहे हैं? अपने आप को उसे दे दो। झाओ किंगिया की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, किसने मुझसे शादी करने का वादा किया था? बकवास मत करो। जियो यू ने ठंड से छींटाकशी की और कहा, मैंने इसे अभी स्पष्ट रूप से सुना है। आप कल रात उसके बिस्तर में सोए थे, क्या ये सच है? झाओ किंगिया, जियो यू, यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। कल रात मैं, जियो यू, हम एक ही बिस्तर में सो गए हैं और आप अभी भी अपने आप को बहस करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं आपके लिए बहुत ईमानदार था, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। झाओ किंगिया, जियो यू, ये वास्तव में वह नहीं है जो आपने कल्पना की थी। उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ। जियो यू, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। एक एकल पुरुष और एक एकल महिला एक साथ सो रही है और आप मुझे बताते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। यह एक आदमी का स्वभाव है, हर आदमी वासना है। यदि आप उसके साथ बिस्तर पर जाते हैं तो वह उदासीन होगा, झूठ बोलना बंद कर देगा। हालांकि ली यी ने वास्तव में झाओ किंगिया को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। झाओ किंगिया ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली और सबसे ईमानदार रवैये के साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के लिए। इसके बारे में सोचने के बाद उसने हार मान ली। यदि यह अतीत में होता तो वह जियो यू की भावनाओं के बारे में बहुत परवाह करती, लेकिन अब उसने पाया कि वह आदमी उतना बुरा नहीं था जितना जियो यू का वर्णन किया गया था। खासकर ली यी से मिलने के बाद उसने पाया कि यह आदमी बहुत उत्कृष्ट था। न केवल वह लड़ने में अच्छा था और उसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल था, वह एक सज्जन भी था। उसने उसका फायदा उठाने या लाइन को पार करने के अवसर का फायदा नहीं उठाया और वह भी सुंदर था। जियो यू के साथ तुलना में, जो कहता रहता है कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये भी नहीं मानती है कि वह क्या कहती है, उसका प्यार कहाँ से आता है। इस बारे में सोचते हुए झाओ किंगिया की पुरुषों के लिए पसंद करना थोड़ा बढ़ गया, जबकि महिलाओं के लिए उनकी पसंद में थोड़ी कमी आई। यह आप पर निर्भर है, मैंने इसे पहले ही समझाया है। जो चाहे सोचो, झाओ किंगिया ने कहा। जियो यू, किंगिया, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, ये सिर्फ है, कोई भी इस तरह से कुछ खत्म करेगा। इसके अलावा ली यी, उसे आप में रुचि होनी चाहिए, अन्यथा वह आपके लिए दवा बनाने और इसे सभी तरह से भेजने के लिए इतना चौकस क्यों होगा यहाँ? यदि वह बिना किसी कारण के बहुत चौकस है तो वह या तो एक गद्दार या चोर है। झाओ किंगिया ने कहा और कहा, आपकी नजर में पुरुष बहुत असहनीय हैं। विज्ञापन, जियो यू, हाँ, कोई आदमी अच्छी बात नहीं है, वे आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वे आपके शरीर के लिए सिर्फ लालची हैं। कि ली यी ने सिर्फ इतना कहा कि वह आपको आज रात होटल जाने के लिए उठाना चाहता था। झाओ किंगिया ने समझाने और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। आप पुरुषों के खिलाफ बहुत पूर्वाग्रहित हैं, इसे भूल जाओ, जो चाहो सोचो। मैं थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। जियो यू इतना गुस्सा था कि उसके जिगर को चोट लगी थी। उन्होंने कहा, किंगिया, आप वास्तव में एक आदमी की वजह से मेरे साथ बहस कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी मुझे समझाने के लिए बहुत आलसी है और आप मुझ पर भी पुरुषों के खिलाफ पूर्वाग्रह होने का आरोप लगाते हैं। आप पुरुषों को पसंद करते हैं, क्या आप नहीं? झाओ किंगिया, मैं आपको बताने के लिए बहुत आलसी हूँ। जियो यू ने दोनों हाथों से झाओ किंगिया की बांह खींची और उत्साह से कहा, क्या आपको वह ली यी पसंद है? झाओ किंगिया, नहीं, मैं सिर्फ पुरुषों का एक उद्देश्य मूल्यांकन दे रहा हूँ। जियो यू, उद्देश्य, आपका मतलब है कि मैं पहले वस्तुनिष्ठ नहीं था? आपका मतलब है? जियो यू से पहले बोलने से पहले झाओ किंगिया अब और नहीं सुनना चाहती थी। पहली बार वह जियो यू पर गुस्सा हो गई और धीरे से चिल्लाया, पर्याप्त, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। ये कहने के बाद झाओ किंगिया बिस्तर पर चली गई और सोने के लिए लेट गई।
जियो यू एक बुरे मूड में था। वह चली गई और झाओ किंग्या के शरीर को अपने हाथों से छूने की कोशिश की, लेकिन झाओ किंग्या ने उसे रोक दिया और कहा, मुझे मत छुओ, मैं सोना चाहता हूँ। जियो यू, जैसा कि ली यी को उम्मीद थी, दोनों के बीच संबंध टूटने लगा। वास्तव में झाओ किंग्या सिर्फ जियो यू के साथ बहस करते हुए अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह या तो सो नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें फोड़ ली और बिस्तर पर लेट गए। इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि ली यी वास्तव में एक अच्छा इंसान था। जियो यू ने यह कहने पर जोर दिया कि सभी पुरुष बुरे थे। जितना अधिक झाओ किंग्या ने इसके बारे में सोचा था, उतना ही उसे लगा कि ली यी अच्छी थी और उसके प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। वास्तव में एक बात थी कि झाओ किंग्या ने खुद ली यी और जियो यू के बीच झगड़े के बारे में नहीं पता था। अर्थात ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता अब एक साधारण दोस्त की तरह अधिक है। उसके दिल में ली यी पहले से ही एक दोस्त है। मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। जब से वांग शुआई ली यी में 2 खूबसूरत महिलाओं झाओ किंग्या और झाओ किंगचुन को एक होटल में जांचने के लिए भाग गया, वह इस बारे में झोउ लुओक्सी से बात करना चाहता है। हालांकि अगर उसने इसे बिना किसी सबूत के सीधे कहा तो ये झोउ लुओक्सी को गलत समझ सकता है। वांग शुआई ने ली यी के वीडियो को एक होटल के कमरे में जांचने के लिए ली यी के वीडियो को प्राप्त करने के लिए 1000 युआन खर्च किया, साथ ही होटल की सुरक्षा से होटल के कमरे में प्रवेश करने के लिए उनमें से वीडियो भी। अब सबूत अकाट्य है। ये झटका निश्चित रूप से इस स्कंबैग ली यी को मार देगा। वांग शुई ने झोउ लुओक्सी के डॉर्मिटरी के नीचे इंतजार किया और अंत में झोउ लुओक्सी के नीचे आने का इंतजार किया। वांग शुई तुरंत उनसे मिलने के लिए चला गया। विज्ञापन अध्याय 75। मुझे डर है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वांग शुआई चला गया और झोउ लुओक्सी ने भी उसे देखा। झोउ लुओक्सी को पता था कि वांग शुई उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह सहमत नहीं थी। आखिरकार वांग शुई उसके वरिष्ठ थे, यहाँ तक कि अगर वे प्रेमी नहीं हो सकते थे तो वह बिना नमस्ते कहे भी उससे नहीं मिलेगा। लुओशी, आप आखिरकार बाहर आए, झोउ लुओक्सी ने जवाब दिया। सीनियर वांग शुई, आप यहाँ क्यों हैं? क्या कुछ गलत है? वांग शुई, हाँ, मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ है, और यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। झोउ लुओक्सी ने पूछा। ओह, क्या बात है? वांग शुई जानता था कि पहले दूसरों की बात करना बुरा होगा, इसलिए सीधे सबूतों का उत्पादन करना बेहतर होगा। मैं आपको 2 वीडियो भेजूंगा, आप उन्हें देखने के बाद समझ जाएंगे। ये कहने के बाद वांग शुई ने झोउ लुओक्सी को ली यी के वीडियो को झाओ किंग्या और झाओ किंगचुन को एक होटल में जांचने के लिए भेजा, साथ ही ली यी के वीडियो को उन दोनों को कमरे में लाया। झोउ लुओक्सी ने इस पर क्लिक किया और तुरंत ली यी को मान्यता दी। उसका चेहरा अंधेरा हो गया और उसने पूछने से पहले इसे पढ़ना जल्दी से समाप्त कर दिया। आपने मुझे ये क्यों भेजा? वांग शुआई, लुओक्सी, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। ली यी नाम के उस स्कंबैग ने एक ही समय में 2 लड़कियों को होटल में लाया। वह इस तरह के एक बदमाश है। लुओक्सी, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और दूर रहना चाहिए उसके पास से। उसके द्वारा धोखा मत दो। झोउ लुओक्सी ने कहा। उन्होंने एक होटल में किसके साथ जांच की? मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। मैं उनकी प्रेमिका नहीं हूँ। इसके अलावा मुझे उनके लिए कोई भावना नहीं है। वांग शुई, वास्तव में? झोउ लुओक्सी की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसा कि उन्होंने कहा, बेशक। ठीक है, मेरे पास कुछ और करना है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। वांग शुई, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपके साथ जाऊंगा। झोउ लुओक्सी, कोई जरूरत नहीं है। वैसे वरिष्ठ, आपको कैसे पता चला कि उसने होटल में जांच की थी? क्या आप उस समय होटल में भी जांच कर रहे थे? ये सुनते ही वांग शुई शर्मा गया। वह निश्चित रूप से स्वीकार नहीं कर सकता था कि जब वह लड़की को होटल के कमरे में ले गया तो उसने इस घटना का सामना किया था। उन्होंने तुरंत तर्क दिया, नहीं नहीं, ये होटल के कर्मचारी थे जिन्होंने कहा था कि क्योंकि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। झोउ लुओक्सी, ओह वरिष्ठ, आप भी होटल के कर्मचारियों को जानते हैं? क्या आप एक नियमित ग्राहक हैं? वांग शुई, लुओशी, इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। यह मेरा एक पूर्व सहपाठी था और हम इसके बारे में गपशप कर रहे थे। झोउ लुओक्सी चकले, वह पहले से ही जानती थी कि वांग शुई भी एक अच्छा इंसान नहीं था। झोउ लुओक्सी ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। उसकी पीठ बहुत सुरुचिपूर्ण लग रही थी, हालांकि वह बहुत असहज महसूस करती थी। ली यी के प्रति झोउ लुओक्सी की अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई है, जो कई जोड़ों की तुलना में अधिक है। वह कैसे उदासीन रह सकता है? ली यी, तुम एक स्कंबैग हो, एक प्लेबॉय हो। आपने मुझे 20 मिलियन टिप्स दिए और मुझे एक 80 मिलियन विला खरीदा, जिसने मुझे स्थानांतरित कर दिया। लेकिन फिर आपने 2 लड़कियों के साथ एक होटल में जांच की। आप क्या सोच रहे थे? आप एक बदमाश हैं। मैं आपसे नफरत करता हूँ। क्योंकि वांग शुआई अभी वहां था, झोउ लुओक्सी ने उसे नाखुशी नहीं दिखाई, लेकिन वह असुविधा को दबा नहीं सकती थी और वह बहुत दुखी थी। सभी पुरुष झूठे हैं। मैं फिर कभी आप पर भरोसा नहीं करूंगा। ली यी के प्रति झोउ लुओक्सी की अनुकूलता भी गिरावट आई। यामाशिरो विश्वविद्यालय के कला में एक टैक्सी में ली यी को अचानक एक प्रणाली अधिसूचना मिली। कब्जा लक्ष्य झोउ लुओक्सी, अनुकूलता -10। विज्ञापन, कब्जा लक्ष्य झोउ लुओक्सी, अनुकूलता -10। वर्तमान अनुकूलता 70 अंक। ली यी ने तुरंत अपनी रचना खो दी। पर निर्भर क्या चल रहा है? झोउ लुओक्सी की अनुकूलता अचानक 20 अंक क्यों कम हुई? ये पहले से ही 90 अंक था और मैं खेल को सफलतापूर्वक पूरा करने और सिस्टम को इनाम देने वाला था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ। ली यी ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और अनुमान लगाया। धिक्कार है वांग शुआई, यह इस बी तारांकन 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 डी होना चाहिए जिसने मेरे बारे में झोउ लुओक्सी से शिकायत की, ये कहते हुए कि मैंने 2 लड़कियों के साथ एक होटल में जांच की। एफ तारांकन तारांकन के मैं तुम्हारे साथ नहीं किया है। ली यी अवाक था। अगर उसे मौका मिला तो वह निश्चित रूप से वांग शुई को पेंच कर लेगी। ये पारस्परिक नहीं है। ली यी के बारे में सोचने लगे कि झोउ लुओक्सी को कैसे समझाया जाए और उसका एहसान हासिल किया जाए। थोड़ी देर के बाद वह शायद एक विचार था। जैसा कि टैक्सी ने कहा, ली यी ने झाओ किंगचुन से पूछा, आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं? झाओ किंगचुन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। मैं जो भी कार खरीदता हूँ वह अधिक महंगा है। ली यी ने अपने हाथों से अपना दिल ढक दिया और कहा, भाभी, क्या आप वास्तव में इतने क्रूर होने जा रहे हैं? क्या आप वास्तव में मेरे सारे पैसे खर्च करने जा रहे हैं? झाओ किंगचुन, हम्फ, क्या आप अब डर गए हैं? मुझे आंटी को बुलाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ली यी ने दाबो झाओ की 2 हेडलाइट्स को देखा, एक अतिरंजित अभिव्यक्ति बनाई और कहा, वाह,
दूध दूध। झाओ किंगचुन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने हाथों से अपनी छाती को ढक दिया और कहा, वाह हुलिगन। 20 मिनट से अधिक समय बाद वे पहले लग्जरी कार सेल सेंटर रोल्स रॉयस में पहुंचे। कई लोगों के दिमाग में रोल्स रॉयस निस्संदेह एक अप्राप्य लग्जरी कार है और किसी भी कार की लागत 5 मिलियन से अधिक है। जब विक्रेता ने देखा कि ये दो युवकों में आ रहा था तो वह उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। झाओ किंगचुन बहुत उत्साही था और उसने इसे खुद देखा। थोड़ी देर के लिए देखने के बाद एक वेट्रेस आ गई। 10 मिनट बाद झाओ किंगचुन ने एक कार को देखा और पूछा, ये कार काफी अच्छी है, ये कितना है? वेटर ने कहा, हेलो मैम, आपके पास अच्छा स्वाद है। ये कार 2024 रोल्स रॉयस घोस्ट है जिसकी कीमत 5.76 मिलियन युआन है। खरीद कर और बीमा के साथ ये केवल 6 मिलियन से अधिक युआन से थोड़ा अधिक खर्च होता है। यह महंगा नहीं है। झाओ किंगचुन स्तब्ध था। इतना महंगा? वेटर ने ऐसा देखा जैसे आप वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। विज्ञापन। झाओ किंगचुन ने ली यी को देखा और पूछा, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं ये? इससे पहले कि ली यी कुछ भी कहती, वेटर ने कहा, सर मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब और अधिक जानना अच्छा है। ली यी ने भड़काया, धिक्कार है, क्या यह विक्रेता इतना यथार्थवादी है? उन्होंने अपना फोन खोला, संतुलन दिखाते हुए, और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। वेटर, कृपया मुझे गिनने में मदद करें। विक्रेता, कितना? ली यी, मुझे गिनने में मदद करें कि मेरी पॉकेट मनी कितने अंकों में है। मेरी आंखें धुंधली हैं। सेल्समैन ने खुद को सोचा, युवा आदमी, आप वास्तव में अच्छे हैं, क्या आप वास्तव में दिखावा हैं? फिर मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से उजागर करने दो। कुछ दिनों पहले ली यी ने सिस्टम में 10,000 युआन को रिचार्ज किया और 1 ट्रिलियन युआन का कैशबैक प्राप्त किया। इसलिए अब उसके पास बहुत सारे गोला बारूद हैं और वह आपको अपनी आंखों को अंधा करने के लिए गिनने देता है। ली यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन को विक्रेता को सौंप दिया। जब विक्रेता ने इसे देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने गिना, वाह, बहुत सारे शून्य थे कि वह उन्हें थोड़ी देर के लिए स्पष्ट रूप से गिन नहीं सकती थी। सर, 1 मिनट रुको, आपके पास बहुत सारे शून्य हैं, मुझे उन्हें गिनने दो। दसियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, दसियों हजारों, खरबों, 1 से अधिक ट्रिलियन। अरे बाप रे! गिनती के बाद विक्रेता ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। वह अचंभित थी। उसने कभी किसी को अपने कार्ड पर इतने बड़े संतुलन के साथ नहीं देखा था। विक्रेता ने अपना ठंडा रवैया बदल दिया और तुरंत उत्साही हो गया। सर, मैडम, कृपया यहाँ एक सीट लें। मैं आपको 1 कप कॉफी और कुछ स्नैक्स डालूंगा और हम धीरे धीरे बात करेंगे। झाओ किंगचुन ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और ली यी को अविश्वास में देखा, फिर विक्रेता के अचानक उत्साही रवैये को देखने के लिए बदल दिया। उनका दिल संदेह से भरा था। उसने इस तरह के नाटकीय बदलाव को कभी नहीं देखा था, जैसे कि उसने ठंड सर्दियों से एक पल में गर्मी में कदम रखा था। विक्रेता ने क्या देखा? झाओ किंगचुन बहुत उत्सुक था। वह आगे झुक गई और कहा, मैं इसे भी देखना चाहती हूँ। ली यी, नहीं। झाओ किंगचुन, नहीं, मैं इसे देखना चाहता हूँ। ली यी, मुझे डर है कि आप इसे देखने के बाद खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। झाओ किंगचुन, वाह, ये कैसे संभव है? आप जादू नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप एक नजर डाल सकते हैं। ली यी ने अपने मोबाइल फोन पर झाओ किंगचुन को शेष राशि सौंपी। विज्ञापन। अध्याय 76। चलो सड़कों पर स्वीप करते हैं। झाओ किंगचुन ने स्क्रीन पर नंबरों को घूरते हुए फोन को आधा कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और उसका मुंह थोड़ा खुल गया, जैसे कि वह एक अंडा निगल सकता है। हे भगवान, इतने सारे शून्य! उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्क्रीन पर फिसल गईं और प्रत्येक शून्य एक छोटे से विस्मयादिबोधक चिन्ह की तरह था। उसके दिल में विस्फोट हुआ। ये कैसे संभव है? 1 से अधिक ट्रिलियन? कहाँ? आपको इतना पैसा कहाँ से मिला? झाओ किंगचुन की आवाज कांप गई और वह शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास कर सके। ली यी ने चकित किया, फोन को दूर रखा और कहा, यह एक रहस्य है, लेकिन अब आप बिना किसी चिंता के कार को पसंद कर सकते हैं। झाओ किंगचुन कुछ सेकंड के लिए दंग रह गया, फिर अचानक हंस दिया और कहा, ठीक है, मैं अभी भी आपको दिवालिया होने के बारे में चिंतित था, लेकिन अब मैं और चिंतित नहीं हूँ। फिर मैं मन की शांति के साथ एक कार खरीद सकता हूँ। सर, आप वास्तव में हमारे स्टोर के एक बड़े ग्राहक हैं। ये 2024 रोल्स रॉयस घोस्ट बाहरी डिजाइन और आंतरिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में शीर्ष पर है। यदि आप रुचि रखते हैं तो हम एक परीक्षण ड्राइव की व्यवस्था कर सकते हैं और आपको सर्वोत्तम मूल्य प्रदान कर सकते हैं। विक्रेता की आवाज सम्मान और उम्मीद से भरी थी। ली यी ने धीरे से सिर हिलाया, झाओ किंगचुन को आने और बैठने के लिए प्रेरित किया और कहा, किंगचुन, आपको क्या लगता है? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे आजमाएं। वास्तव में, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? महान, चलो एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ये देखकर विक्रेता ने जल्दबाजी की और एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की। झाओ किंगचुन ली यी का हाथ लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और नई कार में घुस गया। टेस्ट ड्राइव के दौरान झाओ किंगचुन ने रोल्स रॉयस घोस्ट को धीरे धीरे एक विशाल सड़क पर चलाया, जो लग्जरी कार द्वारा लाए गए अद्वितीय ड्राइविंग अनुभव को महसूस करता है। आप जानते हैं कि ये ली यी की दूसरी बार एक लग्जरी कार में सवारी करना है और यह वास्तव में एक टैक्सी की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक है। टेस्ट ड्राइव के बाद झाओ किंगचुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार खरीदने का फैसला किया। विक्रेता इसे देखकर बहुत खुश था और तुरंत कार खरीद प्रक्रियाओं को संसाधित करना शुरू कर दिया। हालांकि ली यी ने बात की और कहा, औपचारिकताओं में जल्दबाजी मत करो। विक्रेता, सर, क्या आपको कोई अन्य चिंता है? ली यी, मुझे कुछ चिंताएं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी आभा को एक महान लग्जरी कार की आवश्यकता होती है। बस अब जब हमने स्टोर में प्रवेश किया तो आपने ये भी उल्लेख किया कि इस कार की लागत 5.76 मिलियन युआन प्लस खरीद कर और बीमा है। इसकी लागत केवल 6 मिलियन से अधिक है। यह महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है और यह उसकी आभा को नहीं दिखाएगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ किंगचुन हैरान था। ली यी ने वास्तव में सोचा था कि यह कार बहुत सस्ती थी। विक्रेता घबरा रहा था। वह चिंतित था कि उसने जो सौदा अभी प्राप्त किया था वह खो जाएगा। सर, मैडम, अगर आपको लगता है कि यह कार सस्ती है तो आप रोल्स रॉयस फैंटम पर भी एक नजर डाल सकते हैं। पीक जर्नी कलेक्टर के संस्करण की लागत 16 मिलियन से अधिक है। ली यी ने अभी भी अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत सस्ता है। क्या आपके पास 100 मिलियन से अधिक की कार है? यदि हाँ, तो मैं एक खरीदूंगा। विक्रेता, सेल्समैन पूरी तरह से स्तब्ध था। एक लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, नहीं सर, प्रेत हमारी सबसे महंगी कार है।
ली यी, फिर इसे भूल जाओ। भाभी, चलो पहले कोएनिग्सेग और बुगाटी की जांच करें। आखिरकार कोई 3 फैंटम खरीद सकता है। ली यी बोलने के बाद वह खड़ा हो गया और बाहर चला गया। विज्ञापन। झाओ किंगचुन ने पीछा किया। विक्रेता स्तब्ध था। क्या यह एक अमीर आदमी है? क्या ये पैसा है जो पैसा है? सबसे अच्छा न खरीदें, बस सबसे महंगा खरीदें। मेरे सामने का रईस निश्चित रूप से सरल नहीं है। अगर मैं उसके करीब पहुंच सकता हूं, तो मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। विक्रेता ने तुरंत ली यी को झुक दिया, उसकी बाह ने उसे छू लिया और उसे एक व्यवसाय कार्ड सौंप दिया। सर, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे फोन करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ली यी ने अपनी भौहें उठाईं। आपको कुछ भी चाहिए? विक्रेता मीठे से मुस्कुराया और कहा, हाँ, कारों से संबंधित कुछ भी ठीक नहीं है। उसने ली यी को एक पलक भी दिया। ली यी को कैसे पता नहीं चल सकता था कि इस महिला ने पहले से ही उसे स्पष्ट कर दिया था और वह बस उसे एक कमरा पाने के लिए बाहर ले जा सकता था। लेकिन क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास महिलाओं की कमी है? आपके लिए बाध्य लक्ष्य एक दूसरे से अधिक सुंदर हैं। उनमें से आप अपनी पूर्व प्रेमिका चेन कियान के रूप में अच्छे नहीं हैं। वास्तव में ली यी सेल्समैन के रवैये से पहले और बाद में खड़ा नहीं हो सकता था। उसने सोचा कि वह एक गरीब व्यक्ति है और उसने अपनी आंखें भी नहीं बढ़ाईं। जब वह एक अमीर व्यक्ति को देखता है तो वह उसे खुश करने के लिए एक कुत्ते की तरह अपनी पूंछ को छेड़ता है। यद्यपि यह मानव स्वभाव है, ली यी उन लोगों को खड़े नहीं कर सकते जो स्पष्ट रूप से दो सामना कर रहे हैं, इसलिए वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। ली यी ने कहा, ठीक है, क्या आपने सड़क के पार स्वच्छता कार्यकर्ता को देखा? विक्रेता ने दिशा में देखा कि ली यी ने इशारा किया और कहा, मैं देख रहा हूँ। ली यी, महान, देखो, वह चिलचिलाती सूरज के नीचे सड़क की सफाई कर रहा है। चूंकि आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें कारों को शामिल नहीं किया गया है, क्यों नहीं उसे सड़क को साफ करने में मदद करें? विक्रेता, हो, ली यी, क्यों नहीं चाहते? विक्रेता, नहीं सर, यही मेरा मतलब नहीं है। ली यी, ठीक है, अपनी बात रखो। मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो एक बात कहते हैं और दूसरा करते हैं। विक्रेता अवाक था। आप वैसे भी हमारी कार खरीदने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे आपको क्यों प्रेरित करना चाहिए? क्या आप बीमार हैं? विक्रेता ने नाटक करना बंद कर दिया, ये जानते हुए कि वह उस तरह के आदमी के बिस्तर में नहीं जा सकती। विज्ञापन। ली यी, आपने क्या कहा? क्या आप मानते हैं कि मैं आपको सिर्फ एक फोन कॉल के साथ गायब कर सकता हूँ? विक्रेता तुरंत भयभीत हो गया। दूसरी पार्टी बहुत समृद्ध थी और उसके पीछे की शक्ति असाधारण होनी चाहिए। वह ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। दूसरी पार्टी से एक फोन कॉल के बाद वह ये भी नहीं जानती थी कि वह कैसे मर गई। यह सोचकर सेल्समैन पूरी तरह से भयभीत था। वह अपने घुटनों पर गिर गया और ली यी को कहा, सर, मैं गलत था। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। झाओ किंगचुन हैरान था। ली यी ने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक वाक्य ने दूसरे व्यक्ति को इस तरह से डरा दिया। दाबो झाओ पूरी तरह से हैरान था। ली यी, मुझे दोहराओ मत करो जो मैंने अभी कहा था। विक्रेता, मैं देख रहा हूँ। धन्यवाद सर, मैं उस बूढ़े आदमी को तुरंत साफ करने में मदद करूंगा। सेल्समैन इतना डर गया था कि वह सड़क के विपरीत दिशा में भाग गया। बूढ़े आदमी से झाड़ू छीन लिया और सफाई शुरू कर दिया। बूढ़ा थोड़ा उलझन में था और पूछा, लड़की, ये बहुत गर्म है, आप मुझे वातानुकूलित कमरे में रहने के बजाय सड़कों को साफ करने में मदद क्यों कर रहे हैं? आप करने के लिए बहुत नाजुक हैं ये नौकरी, तो मुझे ये करने दो। सेल्समैन, चाचा, मुझे आज काम करना है। ये यहाँ बहुत गर्म है, आपको आराम करना चाहिए। वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, मैं इसकी आदत हूँ। बूढ़ा आदमी झाड़ू पाने के लिए चला गया। सेल्समैन अपने घुटनों पर गिर गया और कहा, सर, अगर आप झाड़ू वापस लेने की हिम्मत करते हैं तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति भयभीत था और कहा, लड़की, अगर तुम काम करना पसंद करते हो तो बस करो, मैं झाड़ू के लिए तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। सेल्समैन तब खड़ा हो गया और काम करना जारी रखा, पसीना बहा रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, ये लड़की काफी अच्छी है, वह वास्तव में एक जीवित लेईफेंग है। इसके विपरीत झाओ किंगचुन दंग रह गया। ली यी इतना भयानक था कि उसके शब्द एक शाही डिक्री की तरह थे। पहली बार उनसे मुलाकात करने वाली महिला ने वास्तव में उनकी तरह सुना। हालांकि झाओ किंगचुन को समझ नहीं आया कि ली यी ने उसे इस तरह से क्यों व्यवहार किया। आप बदमाश, आप इस तरह की लड़की के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं? ली यी, क्या आप यह नहीं देखते हैं कि उसे अपने चरित्र के साथ कोई समस्या है? उसे थोड़ा पीड़ित होने देना बेहतर है। इसके अलावा आपने देखा कि उसने सड़कों पर स्वीप करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। झाओ किंगचुन, ठीक है, चलो बुगाटी बिक्री केंद्र में जाते हैं। ओह, दोनों एक और कार में आ गए और बुगाटी सेल्स सेंटर में चले गए। विज्ञापन। अध्याय 77। झाओ किंगचुन की रणनीति सफल है। ली यी और झाओ किंगचुन पिछली पंक्ति में बैठे थे। झाओ किंगचुन ली यी के कान के करीब झुक गया और पूछा, आपको इतना पैसा कहाँ से मिला? ली यी ने हंसते हुए कहा, क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मेरे पास 1 ट्रिलियन है? झाओ किंगचुन, मुझे विश्वास नहीं है। 1 ट्रिलियन से अधिक? क्या यह एक फॉर्च्यून 500 कंपनी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? उनके खाते में इतना पैसा किसके पास होगा? हे, वे कहते हैं कि बड़े स्तनों वाली महिलाएं बेवकूफ हैं। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हैं। मैंने बस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर निकाला और उसे उद्देश्य से डराने की कोशिश की। ली यी ने कहा। झाओ किंगचुन अचानक समझ गया कि क्या चल रहा है और कहा, ओह, तो ये है कि यह कैसे है? आप बहुत बुरे हैं। दाबो झाओ ने अपनी छोटी मुट्ठी के साथ ली यी की छाती पर मुक्का मारा। ली यी, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास आपको कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। झाओ किंगचुन, हम्फ, मुझे परवाह नहीं है। आपने ये कहा, अगर आपके पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं आपको बेचूंगा। उन दोनों ने बुगाटी सेल्स सेंटर के लिए सभी तरह से तर्क दिया। सौभाग्य से बुगाटी सेल्स सेंटर के कर्मचारी पहले की तुलना में बहुत बेहतर हैं। थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखने के बाद झाओ किंगचुन ने देखा कि इस तरफ की कारें दूसरी तरफ की तुलना में अधिक महंगी थीं। उन्होंने चुपचाप ली यी से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? वे बहुत महंगे हैं। ली यी, ये ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे खरीदें। भले ही यह 1 ट्रिलियन न हो, यह अभी भी 100 मिलियन है। इसे खरीदने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। झाओ किंगचुन, वास्तव में? ली यी, वास्तव में? तभी झाओ किंगचुन खुशी से कार का परीक्षण करने के लिए गया था। अंत में उसने 43 मिलियन युआन के एक बुगाटी वेरॉन पर अपनी आंखें सेट की। हालांकि उसने सोचा कि यह बहुत महंगा था और खरीदा नहीं जा सका।
चलो अगले दरवाजे पर चलते हैं और सैकड़ों हजारों की कीमत खरीदते हैं। ली यी, यह नहीं करेगा। मैंने अभी कहा, एक सस्ती कार आपके स्वभाव के अनुरूप नहीं है। आपको एक महंगा खरीदना होगा। झाओ किंगचुन को बहुत खुश किया गया और पूछा, क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? ली यी, बेशक झाओ किंगचुन, लेकिन इस कार की लागत 45 मिलियन है, प्लस कर, बीमा आदि, ये 50 मिलियन है। ये बहुत महंगा है, इसलिए मैं इसे बेहतर नहीं खरीदूंगा। ली यी ने सोचा, लानत है, मुझे लगा कि आप स्मार्ट थे और मैं चाहता था कि जब तक मैं दिवालिया नहीं हो जाऊं तब तक मैं पैसा खर्च करूं, लेकिन अब आप बाहर कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या आप धन के लिए मेरे रास्ते को रोक नहीं रहे हैं? यदि आप कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं तो रणनीति सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद मैं 50% कैश वापस कैसे कमा सकता हूं? अचानक ली यी ने कहा, आंटी, क्या आप डर गए हैं? क्या आप चिंतित हैं कि अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो मैं आपको खाऊंगा? ये सुनकर झाओ किंगचुन ने अपनी छाती को बाहर निकाल दिया और कहा, कौन डरता है? बस इसे खरीदें। ली यी, यह सही है। जल्द ही ली यी ने अपना कार्ड स्वाइप किया और सफलतापूर्वक 50 मिलियन का भुगतान किया। झाओ किंगचुन ने अपनी आंखों में सितारों के साथ ली यी को देखा। ये बदमाश, हालांकि वह काफी बदमाश था और कई लड़कियों के साथ अस्पष्ट संबंध था, वह अभी भी मेरे लिए काफी अच्छा था। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे 50 मिलियन युआन की कार भी खरीदी। उसने मेरी बहन के साथ व्यवहार करने से बेहतर व्यवहार किया। उसे अन्य लड़कियों से अलग तरह से व्यवहार करना चाहिए। विज्ञापन। हालांकि झाओ किंगचुन ने थोड़ा विवादित महसूस किया। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। क्या ये प्यार है? अगर ऐसा है तो मैं कैसे प्यार में पड़ सकता है? बदमाश जो हर समय अन्य महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है, वह मेरी बहन को भी आगे बढ़ाना चाहता है। अगर मैं उसे पसंद करता हूँ तो मेरी बहन का क्या होगा? झाओ किंगचुन ने एक पल के लिए बहुत विवादित महसूस किया। हालांकि थोड़ी देर के बाद उसने इसका पता लगाया। मेरी बहन एक एल तारांकन 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 एन है और ली यी सिर्फ मुझे सुनती है और उसे अपनी कामुकता को सीधा करने में मदद करती है। वे प्यार में नहीं है। इस तरह से इसके बारे में सोचने के बाद झाओ किंगचुन का आंतरिक अवसाद पूरी तरह से जारी हो गया और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से तेजी से बढ़ी। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 95 अंक। इसी समय सिस्टम ने ली यी के दिमाग में कहा, डिंग, कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता 95 अंक से अधिक है। सफल 30 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं के साथ मेजबान और अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता और फ्रांसीसी प्रवीणता सहित कौशल। मेजबान ने इस लक्ष्य पर कुल 50.14 मिलियन युआन खर्च किए और व्यक्तिगत धन का 50% कैशबैक प्राप्त किया। कुल 25.07 मिलियन युआन, जो स्वचालित रूप से मेजबान के व्यक्तिगत धन ब्लैक गोल्ड कार्ड में जमा हो गया है। ली यी की व्यक्तिगत संपत्ति आधिकारिक तौर पर 20 मिलियन युआन से अधिक हो गई है। ये रणनीति झाओ किंगचुन को पकड़ने में सफल रही और उन्होंने वास्तव में एक भाग्य बनाया। जिस तरह ली यी को खुशी हुई, सिस्टम ने फिर से आवाज दी, डिंग, मेजबान ने सफलतापूर्वक 3 लोगों को पकड़ लिया है। सिस्टम स्वचालित रूप से एक स्तर 3 सिस्टम में अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड के बाद कैप्चर लक्ष्यों का संपर्क रहित बंधन संभव है। ली यी ने एक नजर डाली और देखा कि उनके सिस्टम पैनल के डेटा को भी अपडेट किया गया था। सिस्टम स्तर LV3, होस्ट नाम ली यी, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 18.5, औसत वयस्क स्कोर 8.5, मानसिक 8.9, वयस्क औसत 8.5, शक्ति 18, वयस्क औसत 8.5, गति 38.2, वयस्क औसत 8.5। उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 30, कौशल, फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता। विज्ञापन। मैंने बहुत सारे कौशल सीखे हैं और सिस्टम को अपग्रेड किया है। ली यी सबसे खुशहाल ये है कि सिस्टम को तीसरे स्तर पर अपग्रेड किया गया है, जो रणनीति लक्ष्यों के संपर्क रहित बंधन की अनुमति देता है। उन्होंने निर्देशों को देखा और पाया कि जब तक उनके पास दूसरे पक्ष की तस्वीर या पहचान की जानकारी थी, तब तक सिस्टम लक्ष्य को बांध सकता है। पहले से बाध्य रणनीति लक्ष्यों सभी का ली यी के साथ आमने सामने का संपर्क था। इस तरह, यदि आपके पास एक सुंदर लड़की है तो आप उसे पहले इंटरनेट पर बांध सकते हैं और फिर उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं। बस उस पर पैसे की एक लहर फेंक दें और आप उसे जीत पाएंगे। ली यी ने चेन कियान, वू जिन्यू और झाओ किंगचुन को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। सिस्टम अपग्रेड के परिप्रेक्ष्य से पूर्व प्रेमिका चेन कियान ने एक योगदान दिया। ली यी ने सिस्टम पैनल को देखा। कियाओ या की अनुकूलता अब 95 अंक थी। उसे बस तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसकी उपस्थिति कल सुबह बरामद नहीं हो गई। तब तक उसे रणनीति को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए आज रात उसे मालिश देना महत्वपूर्ण था। वैसे ली यी ने झाओ किंगचुन के लिए बुगाटी वेरोन खरीदने के लिए 50 मिलियन खर्च किए और प्रासंगिक प्रक्रियाएं दोपहर में शीघ्र ही पूरी हो गईं। झाओ किंगचुन बुगाटी को सीधे स्कूल में वापस ले जा सकता है। झाओ किंगचुन ड्राइवर की सीट पर बैठे थे, बहुत घबरा रहे थे और जैसे ये सब एक सपना था। इतनी महंगी कार, क्या ये वास्तव में मेरा है? झाओ किंगचुन ने ली यी को देखा और कहा, जल्दी मुझे बताओ, यह एक सपना नहीं है, ये है। ली यी बेहोश मुस्कुराया, बाहर पहुंचा और उसके निष्पक्ष माथे पर टैप किया और कहा, क्या ये चोट लगी है? झाओ किंगचुन ने सिर हिलाया, ये दर्द होता है, कोमल बनो। ली यी, चूंकि यह दर्द होता है, क्या यह अभी भी एक सपना है? झाओ किंगचुन ने चकला और कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास एक लग्जरी कार है। हालांकि अगले क्षण झाओ किंगचुन फिर से मुसीबत में था, उछल रहा था और दुखी दिख रहा था। ली यी ने अपने निर्दोष और प्राकृतिक रूप को पसंद किया और पूछा, क्या गलत है छोटी आंटी? झाओ किंगचुन, हम्फ, मुझे अब चचेरे भाई मत कहो। ली यी, क्यों? झाओ किंगचुन, क्या मैं केवल आपकी चाची हो सकता हूँ? ली यी का दिल बेतहाशा तेज हो रहा था। हे भगवान, झाओ किंगचुन उसे अपने प्यार को स्वीकार करने जा रहा था। ली यी, फिर आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको फोन करूं? झाओ किंगचुन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ओह, इसे भूल जाओ, तुम मूर्ख हो। ली यी, मैं। झाओ किंगचुन ने कहा, मैं चिंतित हूँ। ये कार इतनी महंगी है, भले ही आपने इसे मेरे लिए खरीदा हो, लेकिन मैं इसे गैस से भरने का जोखिम भी नहीं उठा सकता और रखरखाव बहुत महंगा है। मुझे क्या करना चाहिए? ली यी, यह आसान है, मैं आपका समर्थन करूंगा। झाओ किंगचुन ने ली यी को देखा और कहा, हम्फ, आप स्कंबैग। ली यी ने डबो झाओ के हेडलाइट्स को घूरते हुए एक
लकीर लुक दिया और कहा, अगर मैं आपके शरीर के लिए लालची नहीं हूँ तो क्या मैं आपका भाई बनना चाहता हूँ। ली यी ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ तक कि झाओ किंगचुन के रूप में एक लड़की के रूप में निर्दोष भी मदद नहीं कर सकती, लेकिन ब्लश। विज्ञापन अध्याय 78 वांग शुई के साथ काम करना। झाओ किंगचुन बहुत घबराया हुआ था और उसका दिल तेज हो रहा था। क्या वह गंभीर है? वह वास्तव में मुझे पसंद करता है? क्या करें? उसे अस्वीकार? लेकिन मैं उसे भी पसंद करता हूँ। लेकिन एक छोटी महिला की तरह चुपचाप सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक पल के लिए विचार करने के बाद झाओ किंगचुन ने कहा, हम्फ, मुझे पता था कि आप कोई भी अच्छा नहीं थे। आपको सच बताने के लिए मुझे लगता है कि आप सुंदर और प्रतिभाशाली हैं और मैं लंबे समय से आप पर उछलना चाहता हूँ। जब से आपने मेरे पास आने की पहल की, हे तब मैं पोलीज नहीं होगा। ये कहने के बाद झाओ किंगचुन ने ली यी को अपने नुकीले और पंजे के साथ पकड़ लिया। ली यी, क्या ये लड़की भी पागल है? और आप कहते हैं कि मैं अपनी पहल पर आपके पास आया था? मैं आज आपको मार डालूंगा। ली यी ने झाओ किंगचुन के हाथ को पकड़ लिया, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिया और उसे खींच लिया, लेकिन इससे पहले कि ली यी उसे चूम पाता, झाओ किंगचुन ने ली यी को चेहरे पर चूम लिया। ली यी पूरी तरह से स्तब्ध था। ओह नहीं, ये लड़की पहल करना पसंद करती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उल्लंघन किया गया है? ली यी थोड़ा भ्रमित था। क्या करें? ली यी, ड्राइव, चलो चलते हैं। मैंने अभी तक अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं देखा है। अभी जाओ या मैं तुम्हें वहीं निष्पादित करूंगा। झाओ किंगचुन, ठीक है, मैं आप पर जीवित रहूंगा। झाओ किंगचुन ने वास्तव में बुगाटी की शुरुआत की और कार को उस होटल की ओर ले गया जिसे ली यी ने बुक किया था। मुझे इसे दो तरीकों से समझाएं। वैसे वांग शुई ने झोउ लुओक्सी के सामने ली यी को चाकू मार दिया, जिससे झोउ लुओक्सी की ली यी के प्रति अनुकूलता 20 अंक से कम हो गई। हालांकि वह नहीं जानता था, वह अनुमान लगा सकता था कि झोउ लुओक्सी के अभिमानी व्यक्तित्व के साथ ली यी निश्चित रूप से एक अच्छा अंत नहीं होगा। बस वांग शुई के बारे में सोचने से मुझे राहत मिलती है। देखो, वह फिर से एक कमरा पाने के लिए लड़की को पहले से लाया। दोनों ने बात की और सभी तरह से हंसे। मैं आपको बता दूं, ली यी सिर्फ एक गरीब बी तारांकन डी है। मेरे विपरीत, मैं युवा हूं और मैं फरारी रोमा को 3 मिलियन युआन की कीमत ले सकता हूं। लड़की मुस्कुराई और सहमत हो गई। यह सही है। युवा, मास्टर वांग, आप आकाश में एक ड्रैगन हैं और वह मिट्टी में एक कीड़ा है। वह आपके साथ तुलना कैसे कर सकता है? वह आपके जूते ले जाने के योग्य भी नहीं है। जैसे ही दोनों चैट कर रहे थे, वे होटल की पार्किंग के प्रवेश द्वार पर चले गए। जैसे ही वे गलियों को बदलने और ड्राइव करने वाले थे, एक कार उनकी ओर बढ़ी और वह इतना डर गया कि वह आगे नहीं बढ़ा। विज्ञापन वांग शुई इतना क्रोधित था कि उसने अपने असंतोष को कम करने के लिए कई बार सीन को सम्मानित किया। जल्द ही कार की खिड़की लुढ़क गई और एक आदमी उस पर मुस्कुरा रहा था, जिससे सफेद दांतों की एक पंक्ति का पता चला। क्या ये सहपाठी वांग नहीं है? क्या चल रहा है? लाइन में कटौती करना चाहते हैं? वांग शुई ने एक नजर डाली। ओह नहीं, क्या ये ली यी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? इस बी तारांकन डी की सवारी किस तरह की है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वांग शुई ने एक नजदीकी नजर डाली और चौंक गए। बुगाटी वेरॉन 50 मिलियन। वांग शुई भी जानकार हैं और उन्हें लग्जरी कारों की अच्छी समझ है। उन्होंने माना कि कार वास्तव में 50 मिलियन युआन की बुगाटी वेरॉन थी। हालांकि वांग शुई ने यह भी देखा कि ली यी यात्री सीट पर बैठे थे और कार चलाने वाला व्यक्ति वास्तव में एक सुंदर बस्ती लड़की थी जिसने उसके साथ एक होटल में जांच की थी। पर निर्भर ली यी, ये बी तारांकन डी इतना भाग्यशाली है कि वह वास्तव में एक अमीर महिला के साथ झुका हुआ है। मैं कौन सोच रहा था, ये बूटलिकर्स के राजा स्कंबैग ली यी के रूप में निकला। वांग शुई ने अवमानना से कहा, मैं अंदर जाने की जल्दी में हूँ, कृपया रास्ता बनाओ। वांग शुई ने हल्के से कहा, बिना बाईं मोड़ सिग्नल को चालू किए और सीधे ली यी और अन्य लोगों की ओर निचोड़ा। झाओ किंगचुन को वांग शुई और ली यी के बीच की शिकायत के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब वह उसे डांटते हुए सुनती थी तो वह बहुत दुखी महसूस करती थी। यी अब झाओ किंगचुन की ली यी के प्रति अनुकूलता 95 अंक के रूप में अधिक है। वह एक सच्ची सुंदरता है और दूसरों को ली यी के बारे में कुछ भी बुरा कहकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वांग शुई को उनकी ओर ड्राइविंग करते हुए देखकर झाओ किंगचुन को गुस्सा आया, त्वरक पर कदम रखा और सीधे वांग शुई की फरारी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वांग शुई ने डर में बोलना समाप्त कर दिया, एक जोर से धमाका था और वांग शुई के ड्राइवर की सीट का दरवाजा मोड़ दिया गया था। झाओ किंगचुन के बुगाटी वेरॉन के दाहिने मोर्चे को विकृत कर दिया गया था और सही दरवाजा भी विकृत हो गया था। हिंसक टकराव ने वांग शुई को इतना डरा दिया कि उसका शरीर कांप गया और त्वरक पर झाओ किंगचुन के कदम ने लगभग उसकी जान ले ली। यह महिला इतनी आक्रामक क्यों है? वह नहीं जानती कि कैसे ब्रेक करना है। क्या आप एक बेवकूफ हैं? क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? आपने मुझे मारा। झाओ किंगचुन ने भी उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और बस उसे झटका देने के लिए हॉर्न को सम्मानित किया। डिंग डिंग डिंग। सीन इतनी जोर से था कि इसने वांग शुई और उसकी प्रेमिका के कानों को चोट पहुंचाई। बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? इसे दबाना बंद करो। वांग शुई अब इसे खड़ा नहीं कर सका। उसने अपनी प्रेमिका को कार से बाहर निकलने के लिए कहा और वह भी दाईं ओर से बाहर निकला। ड्राइवर की सीट पर आया और कहा, महिला चालक, तुम हो गए, मैं पुलिस को फोन करूंगा। झाओ किंगचुन, आगे बढ़ो और इसे रिपोर्ट करें। मैं पुलिस को भी बुलाने वाला था। ली यी ने झाओ किंगचुन को देखा और सोचा, लानत है, ये लड़की वास्तव में ऐसा करती है जब उसे कुछ करना है। ठीक है, विज्ञापन, तुम्हारे लिए मेरा प्यार व्यर्थ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वांग शुई बी तारांकन डी पी तारांकन उसे मौत के लिए बंद कर दें। 3 मिनट बाद यातायात पुलिस पहुंची। वांग शुई आगे बढ़े और शिकायत की, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, हम कहानी का एक पक्ष नहीं ले सकते। चलो पहले निगरानी वीडियो की जांच करें। घटनास्थल पर तस्वीरें लेने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दोनों को ट्रैफिक पुलिस टीम में जांच के लिए जाने के लिए कहा। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस ने दुर्घटना के समय सड़क निगरानी वीडियो को पुनः प्राप्त किया और हर विवरण की सावधानीपूर्वक जांच की। निगरानी वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब वांग शुई ने होटल पार्किंग में प्रवेश करने के लिए लेन बदलने की कोशिश की तो उन्होंने न केवल टर्न सिग्नल को चालू किया, बल्कि मूल रूप से झाओ किंगचुन से संबंधित लेन पर जबरन कब्जा कर लिया। झाओ किंगचुन और ली यी सीधी रेखा से संबंधित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कि लेन को बदलना या बदलना सीधे ड्राइविंग
को प्रभावित नहीं करता है, वांग शुई पूरी जिम्मेदारी है। इन तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने वांग शुई को परिणाम की घोषणा की। निगरानी वीडियो के अनुसार ये दुर्घटना आपके टर्न सिग्नल का उपयोग करने में आपकी विफलता और आवश्यकतानुसार लेन परिवर्तन के कारण हुई थी। इसलिए आप दुर्घटना के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप आवश्यकतानुसार अपने वाहन की रोशनी का उपयोग करने में विफल रहे, हम आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड से 2 अंक भी काटेंगे और ट्रैफिक नियमों के अनुसार 200 युआन को ठीक करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फैसले को सुनकर वांग शुई का चेहरा तुरंत पीला हो गया। क्या ये सब आपकी गलती है? ये बुगाटी वेरॉन है, 50 मिलियन की एक कार के सामने और दरवाजे को डिंटा दिया जाता है। ये बहुत गंभीर है। क्षति का मूल्यांकन निश्चित रूप से महंगा होगा। यदि बीमा इसे कवर नहीं करता है तो मेरे पिता खुद को मौत के घाट उतार देंगे। वांग शुई के पास एक उदास चेहरा था क्योंकि वह बुगाटी के नुकसान के आकलन के लिए इंतजार कर रहा था। जल्द ही परिणाम सामने आए। क्योंकि बुगाटी की मरम्मत घरेलू रूप से नहीं की जा सकती है, इसे मरम्मत के लिए विदेश में एयरलिफ्ट किया जाना है। सभी मूल भागों का उपयोग किया जाता है। कार के सामने और दरवाजों को बदलने की आवश्यकता होती है, जो एक प्रमुख ओवरहाल के बराबर है। अनुमानित क्षति राशि 10 मिलियन युआन है, 100 लाख। इस नंबर को सुनने के बाद वांग शुई बीमार महसूस कर रहा था। ली यी चकले हुए वांग शुई को देखा और पूछा, आप कैसे क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं? वांग शुई पूरी तरह से गूंगा था। उनकी कार की कीमत 3 मिलियन युआन है और उन्हें लगता है कि तृतीय पक्ष देयता बीमा के 3 मिलियन युआन पर्याप्त होना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह लाखों लोगों की एक लग्जरी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। मेरा 3 पक्षीय बीमा केवल 3 मिलियन है, वांग शुई ने कहा। ली यी, ठीक है, 7 मिलियन युआन के बारे में क्या है जो बीमा कंपनी के खाते में नहीं है? नकद या बैंक हस्तांतरण? वांग शुई के होंठ कांप रहे थे। एक थुट के साथ वह ली यी और झाओ किंगचुन के सामने घुटने टेक दिया और कहा, मैं अभी भी अपने में हूँ, ग्रेजुएट स्कूल का दूसरा वर्ष। मैं सिर्फ एक छात्र हूँ। मैं 7 मिलियन कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? कृपया मुझे 7 मिलियन माफ कर दो। झाओ किंगचुन ने कहा, मुफ्त में 7 मिलियन? क्या आप सुंदर हैं? बदसूरत आदमी 1/10 भी नहीं है जैसा कि ली यी के रूप में सुंदर है। 7 मिलियन 1% कम नहीं। वांग शुई अवाक था। वह डांटा गया था लेकिन फिर भी एक पैसा नहीं खो सकता था। लेकिन वह वास्तव में उस पैसे के साथ नहीं आ सकता है। कई दलीलों के बाद ली यी ने कहा, हम अनुचित लोग नहीं हैं। वांग शुई, इस बारे में कैसे? आपकी फरारी शायद 1 मिलियन युआन के लायक है। इसे बेचें और हमें पहले मुआवजा दें। बाकी के लिए एक IOU लिखें और मैं इसे रद्द कर दूंगा। चलो बाकी 5 मिलियन युआन कहते हैं। 4% की वार्षिक ब्याज दर पर 30 वर्षों में इसका भुगतान करें, जिसका अर्थ है कि आप प्रति माह हमें 28,700 युआन का भुगतान कर सकते हैं। इस तरह आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? विज्ञापन। अध्याय 79। झाओ किंगचुन को कैप्चर करें। मुझे कहना है, ली यी का कदम वास्तव में शानदार है। अगर मैं आपको मारा तो न केवल आपको लड़कियों को लेने के लिए अपनी कार बेचना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको 30 साल तक मेरे लिए काम भी करूंगा और मुझे हर महीने वापस भुगतान करूंगा। ये पुराने समाज में जमींदारों की तुलना में अधिक क्रूर है। इस पद्धति को सुनने के बाद वांग शुई भयानक लगा। एक साधारण ट्रैफिक स्क्रैच ने उसे एक सुंदर सज्जन से एक फरारी चलाने वाले एक कार्यकर्ता को कर्ज के साथ बोझिल कर दिया। मैं नहीं। ली यी, महान। ठीक है, आप मुझे शेष 7 मिलियन कब देंगे? वांग शुई का परिवार समृद्ध है, लेकिन केवल आम लोगों की तुलना में। अपने धन को दिखाने और लड़कियों को लेने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से लंबे समय तक भीख मांगी, इससे पहले कि वे उन्हें इस फरारी को खरीदने के लिए सहमत हुए। खरीद के बाद उनके मासिक रहने के खर्च केवल 30,000 युआन थे। कॉलेज के छात्रों के लिए औसत मासिक रहने का खर्च लगभग 1,000 युआन है। इसलिए वांग शुई का 30,000 युआन एक महीने में अभी भी बहुत अधिक है। इसलिए जब उसने झो लुओक्सी का पीछा करना छोड़ दिया तो उसने एक हफ्ते से भी कम समय में एक खूबसूरत लड़की के साथ पकड़ा। लेकिन अब वह 7 मिलियन के साथ नहीं आ सकता है। वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। यदि वह अपनी आर्थिक समस्याओं को हल नहीं करता है तो उसे जेल जाना होगा, जो कि वह नहीं चाहता था। वांग शुई के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चलो जैसा कि आपने अभी कहा था। हालांकि मैं ऋण को पहले से चुका सकता हूँ कि मेरे पास पैसा है। ली यी, कोई समस्या नहीं है। वैसे आप हर महीने सहपाठी झाओ किंगचुन को 20,000 युआन को स्थानांतरित कर सकते हैं। आप पैसे होने पर शुरुआती पुनर्भुगतान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि सहपाठी झाओ किंगचुन अनुमोदन करता है तो आप जल्दी चुका सकते हैं। झाओ किंगचुन ने एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ कहा, नहीं, अभी ली यी के प्रति आपके रवैये के साथ ये बिल्कुल संभव नहीं है। वांग शुई ने तुरंत वापस कर दिया और कहा, ली यी, मुझे खेद है। हमारे पास पहले कुछ गलतफहमी थी और यह मेरी सारी गलती थी। कृपया मेरे लिए चीजें मुश्किल न करें, कृपया। ली यी थोड़ा भ्रमित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ किंगचुन आज गुस्सा हो जाएगा और वांग शुई को हरा देगा, जो हमेशा दुनिया से अनभिज्ञ रहा था इतनी बुरी तरह से। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए और पश्चाताप करते हुए वह बहुत ईमानदार है। ली यी, वांग शुई भविष्य में अच्छा व्यवहार करते हैं। किंगचुन बहन आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना पाएगी। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद वांग शुई आंसू बहाए। उनकी फरारी ड्राइव करने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसे इसे बेचना है। इसके अलावा क्योंकि यह एक कार से टकरा गया था, इसे 2 मिलियन भी नहीं बेचा जा सकता है। ये बहुत दुखद है। विज्ञापन। जो आदमी लड़कियों को उठा रहा था वह अपना फरारी खो गया और उसे बहुत सारे कर्ज के साथ छोड़ दिया गया। वांग शुई ने गुस्से में दहाड़ दिया। नतीजतन उसकी प्रेमिका ने कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चलो टूट जाते हैं। वांग शुई, क्यों? क्या आपने नहीं कहा कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आप मेरे साथ रहेंगे भले ही समुद्र सूख गए और चट्टानें उखड़ गईं? और आपने कहा कि आप मुझे एक अच्छा जीवन देंगे, कि आप मुझे बिना किसी चिंता के जीने देंगे। आपको देखें, अब आपने अपनी कार खो दी है और आपको अभी भी हर महीने 28,000 से अधिक युआन का भुगतान करना होगा। अन्य लोग हर महीने अपने बंधक का भुगतान करते हैं, इसलिए कम से कम उनके पास अभी भी एक घर है। आप कैसे हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कर्ज से दुखी हैं। आप मुझे एक अच्छा जीवन कैसे दे सकते हैं?
आप चाहते हैं कि मैं आपके ऋण का भुगतान करूं? वांग शुई, तुम सपने देख रहे हो। आप, वांग शुई, इतना क्रोधित था कि वह नहीं बोल सकता था। तुम्हारा क्या मतलब है? आप जानते थे कि वह था एक लग्जरी कार चलाना, फिर भी आपने अभी भी निचोड़ने की कोशिश की। अब आप कर रहे हैं, है ना? सब कुछ चला गया है। आप अपनी भावनाओं को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकते। आप इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी आप अभी भी इतने बचाव कर रहे हैं। वांग शुई, अब से हम टूट रहे हैं। मुझे अब और परेशान मत करो। ये कहने के बाद वांग शुई की प्रेमिका तुरंत उसकी पूर्व प्रेमिका बन गई और पीछे मुड़कर बिना देखे छोड़ दिया, जिससे वांग शुई को पछतावा हुआ और उसकी छाती की पिटाई और उसके पैरों पर मुहर लगाई गई। दूसरा पहलू, ली यी और झाओ किंगचुन ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। हालांकि उनकी नई खरीदी गई बुगाटी को मरम्मत के लिए भेजा गया था, लेकिन वे अच्छे मूड में थे। झाओ किंगचुन ने पूछा, आप उन्हें मासिक किश्तों में ऋण चुकाने के लिए पूछने के विचार के साथ कैसे आए? ली यी, कर्ज मुक्त होना एक राहत है। मैं उसे उसके जैसे सड़े हुए व्यक्ति द्वारा राहत महसूस कर सकता हूँ। झाओ किंगचुन ने अपनी छोटी मुट्ठी के साथ ली यी की छाती को घूंसा मारा और कहा, तुम बहुत बुरे हो। ली यी, ये सब बुरा नहीं है। क्या आपने यह नहीं कहा कि एक नई कार चलाना हर महीने गैस को कवर नहीं करेगा? इसलिए वह हर महीने 28,000 युआन के लिए 30 साल के लिए अपने ऋण का भुगतान करेगा। यह आपके गैस और रखरखाव के लिए पर्याप्त है ना? झाओ किंगचुन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यह पर्याप्त है। ये पर्याप्त से अधिक है। ली यी, वैसे कार को ठीक करने से पहले मैं इसे आपको दे दूंगा। अगले क्षण झाओ किंगचुन ने अपने कार्ड पर 10 मिलियन युआन का हस्तांतरण प्राप्त किया। झाओ किंगचुन दंग रह गया। उन्होंने कार को 1 मिलियन से अधिक युआन के लिए बेच दिया और बीमा ने 3 मिलियन युआन का भुगतान किया। हमें केवल 5 मिलियन से अधिक युआन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने मुझे 10 मिलियन युआन क्यों स्थानांतरित किया? ली यी, क्या के लिए? बेशक मैं एफ तारांकन के आप जा रहा हूँ। झाओ किंगचुन, हम्फ, यूस्कनबैग, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। फिर मैं इसे स्वीकार करूंगा। ली यी, क्या तुमने सिर्फ यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जीवित हमला करूं? आओ, चलते रहो। क्या तुम अभी भी हिम्मत कर रहे हो? झाओ किंगचुन, क्या डरने के लिए क्या है? चलो होटल में चलते हैं। जल्द ही दोनों होटल में प्रवेश कर गए और ली यी द्वारा बुक किए गए फैमिली सूट में आए। दोनों ने कठोर शब्द कहा, जैसे कि वे एक दूसरे को मारने जा रहे थे, लेकिन जब वे वास्तव में कमरे में आ गए तो वे दोनों बहुत घबराए हुए थे और उनके पूरे शरीर हिल रहे थे। झाओ किंगचुन, क्या आप डर गए हैं? आप क्यों हिल रहे हैं? मैं हिल रहा हूँ क्योंकि मैं शांत हूँ। ली यी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह घबरा गया था, ये कहते हुए, क्या मैं डर जाएगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। विज्ञापन। झाओ किंगचुन ने शर्माया, फिर क्या आप कृपया थोड़ा जेंटलर बन सकते हैं? ली यी, बेशक। वे दोनों घबराए हुए थे और आखिरकार एक पर्याप्त कदम उठाया। 10,000 शब्द यहाँ छोड़े गए। आधे घंटे बाद वे दोनों वहाँ लेट गए, नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। झाओ किंगचुन ने कहा, तो यह वही है जो प्यार लगता है? ली यी, मैं पहले इस बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बहुत अद्भुत होगा। अगर मुझे पता होता तो मैंने इसे जल्द ही किया होता। वह कदम उठाने के बाद झाओ किंगचुन और ली यी के दिलों के बीच की दूरी करीब हो गई। उसने ली यी को देखा, उसका दिल खुशी से भरा था और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। सौंदर्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 1। सौंदर्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 97 अंक। फिर एक और प्रणाली संकेत लग रहा था। डिंग, पता चला कि मेजबान की सौंदर्य झाओ किंगचुन की अनुकूलता 97 अंक से अधिक हो गई है। जोड़ 2 शून्य सुदृढ़ीकरण अंक को पुरस्कृत करें। वर्तमान में उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 50 अंक। ली यी खुश थे। झाओ किंगचुन ने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बाउंड ऑब्जेक्ट की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक होने के बाद आपको हर बिंदु वृद्धि के लिए एक इनाम के रूप में 10 सुदृढ़ीकरण अंक प्राप्त होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे अपनी पहली बार दूंगा। न केवल मुझे एक सुंदरता मिली, बल्कि मैंने 20 मजबूत अंक भी प्राप्त किए। यह एक निश्चित जीत है। ये लहर इसके लायक है। दुर्भाग्य से वे लंबे समय तक कोमलता की भूमि में नहीं रह सकते थे। वे केवल ली यी के वीचट बजा से पहले कुछ समय के लिए वहां लेट गए। ली यी ने एक नजर डाली और देखा कि यह कियाओ या से था। सीनियर, मैं पहले से ही होटल में हूँ, आप कहाँ हैं? बेशक ली यी यह नहीं कह सकती थी कि वह एक और होटल में थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं अपने रास्ते पर हूँ। 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही वहां आऊंगा। संदेश का जवाब देने के बाद ली यी ने उस समय देखा और देखा कि शाम को 8 बजे पहले से ही 8 बजे था। ये कियाओ या को एक मालिश देने का समय है, अन्यथा उसके चेहरे पर जंग का पत्थर पूरी तरह से नहीं हो सकता है मिटा दिया। ली यी ने माथे पर झाओ किंगचुन को चूमा और कहा, बहन किंगचुन, मेरे पास बाहर करने के लिए कुछ है। झाओ किंगचुन, ये पहले से ही अंधेरा है और आप अभी भी बाहर हैं। क्या आप फिर से जंगली में शिकार करने जा रहे हैं? विज्ञापन। अध्याय 80, कियाओ या प्राप्त करें। ली यी अवाक था। उसने अपने माथे पर टैप किया और कहा, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मेरे पास वास्तव में कुछ करना है। वैसे मैं कल सुबह एक व्यावसायिक यात्रा पर जा रहा हूँ और अगले कुछ दिनों के लिए शनचेन में नहीं हो सकता है। हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैं राजधानी जा रहा हूँ। उन्नत लिवर कैंसर के साथ एक मरीज है और मुझे उसे देखने जाना है। झाओ किंगचुन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने ये सुना। क्या आप अभी भी देर से लिवर कैंसर का इलाज कर सकते हैं? ली यी, इसे आजमाएं। मुझे पूरा यकीन है कि यह काम करेगा। झाओ किंगचुन, ठीक है, फिर जाओ और जल्द ही वापस आओ, अन्यथा मैं तुम्हें याद करूंगा। ली यी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी याद करूंगा। झाओ किंगचुन, आओ, मुझे छोड़ने से पहले मुझे गले लगाओ। ली यी ने झाओ किंगचुन को गले लगाया, उसे धीरे से वापस थपथपाया और कहा, ठीक है, तुम भी थक गए हो, जल्दी बिस्तर पर जाओ। झाओ किंगचुन, ठीक है। होटल छोड़ने के बाद ली यी ने एक टैक्सी ली और उस होटल में पहुंचे जहां कियाओ वाई था। आधे घंटे से अधिक समय बाद ली यी लॉबी में चले गए, ऐसे गए जैसे कि वह जगह से परिचित था। कियाओ या के दरवाजे पर आया और धीरे से दस्तक दी। वरिष्ठ, क्या आप? कियाओ या की आवाज दरवाजे के अंदर से आए, थोड़ी घबराई हुई लेकिन उम्मीद से भरी हुई। यह मैं हूँ, ली यी ने जवाब दिया और फिर दरवाजा धीरे से खोला गया। कियाओ या अभी भी एक मुखौटा पहने हुए था, हालांकि वह अपने बालों के साथ एक साधारण सफेद पोशाक में विशेष रूप से शुद्ध और प्यारी लग रही थी, जो एक पोनीटेल में बंधे थे। वरिष्ठ, मुझे खेद है कि आप मेरे मामले के कारण इतनी देर से आराम नहीं कर सकते। कियाओ या के चेहरे पर एक मुस्कान छिड़ गई, लेकिन फिर माफी का एक संकेत उसके चेहरे पर चमकता था। नहीं, आपका मामला अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है।
ली यी एक मुस्कान के साथ चला गया। कमरा बहुत सुव्यवस्थित था और हवा लवेंडर की एक बेहोश खुशबू से भर गई थी, जिससे लोगों को आराम महसूस हुआ। वरिष्ठ, मुझे एक गिलास पानी डालने दो, कियाओ या ने कहा, फिर कॉफी टेबल पर चला गया और ली यी के लिए एक गिलास गर्म पानी डाला। ली यी ने पानी का कप लिया, एक घूंट लिया, फिर कियाओ या को देखा और कहा, क्या आपने आज अपनी दवा पूरी कर ली है? कियाओ या, मैंने इसे पीना समाप्त कर दिया है। ली यी, ठीक है, यह आपकी आखिरी मालिश है। कियाओ या बहुत खुश था और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, आपने मुझे इतना बड़ा एहसान किया है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे चुकाया जाए। ली यी, उस बारे में बात मत करो, चलो अपनी स्कर्ट उतारो और लेट जाओ। कियाओ या थोड़ा शर्मा गया और कहा, ठीक है। कियाओ या ने अपने कपड़े उतार दिए। भले ही यह पहले से ही 7वें दिन था, फिर भी वह शर्मीली महसूस करती थी जब वह ली यी के सामने पूरी तरह से उजागर हुई थी। ली यी ढीले शॉर्ट्स की एक जोड़ी में बदल गया, उस पर बैठ गया और उसकी मालिश करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद ली यी ने अपनी पीठ पर मालिश की और कहा, ठीक है, मुड़े। कियाओ या ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप पलट गया और ली यी से स्पष्ट रूप से मुलाकात की। विज्ञापन। यद्यपि कियाओ या की सुंदरता को देखते हुए ली यी ने इस क्षण में सभी विकर्षणों को अलग कर दिया और एक दयालु डॉक्टर के रूप में उन्होंने अपने एक्यू पॉइंट्स की मालिश करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 घंटे बाद एक और तिमाही मालिश खत्म हो गई। ली यी ने कहा, ठीक है, मालिश खत्म हो गई है, ठीक है, धन्यवाद वरिष्ठ। जब उसने सुना तो कियाओ को थोड़ा निराशा हुई। इन दिनों ली यी ने न केवल सफलतापूर्वक कियाओ या के जन्म के निशान को फीका कर दिया, बल्कि धीरे धीरे अपने चिकित्सा कौशल और देखभाल के माध्यम से कियाओ या की आंतरिक दुनिया में भी प्रवेश किया। कियाओ या के दिल में ली यी की स्थिति भी इस प्रक्रिया के दौरान चुपचाप बदल गई। प्रारंभिक वरिष्ठ से वह धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन में एक अपरिहार्य अस्तित्व में विकसित हुआ। कियाओ या ने ली यी को देखा, पूरी तरह से अपने प्रेमी की अभिव्यक्ति को देखा। हालांकि कियाओ या ने अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि उसका सीनियर इतना बकाया था, वह संभवतः उसे कैसे पसंद कर सकता था। वरिष्ठ ने मेरे जन्म के निशान का इलाज किया और मुझे लाइव प्रसारण के दौरान 60 मिलियन का इनाम दिया। ये पहले से ही उससे एक महान उपहार था, मैं उसके प्यार को पाने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? ली यी, जिनकी धारणा को सिस्टम द्वारा तेज किया गया था, ने कियाओ या के नुकसान पर ध्यान दिया। ली यी को लड़कियों को दुखी देखने से नफरत थी, इसलिए उन्होंने विषय को बदलने का फैसला किया। कियाओ या के बाद फिर से उसकी लंबी स्कर्ट पर डाल दिया। ली यी ने कहा, द्वारा रास्ता, शाओया, आप इन दिनों एक मुखौटा पहने हुए हैं और मैंने ये नहीं देखा है कि आपके चेहरे पर जन्म का पत्थर कैसे दिखता है। उद्धरण चिन्ह। कियाओ या दिन में कई बार खुद को दर्पण में देखता है। उसने अपने मोबाइल फोन का उपयोग जन्म के निशान में बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए किया, जो 7 दिन पहले एक बड़े लाल जन्म के निशान से लेकर अब लगभग अदृश्य था। वह खुद इसे जादुई पाता है। सीनियर, मैं अब मास्क उतार दूंगा, आप प्रभाव देख सकते हैं। ये कहने के बाद कियाओ या ने अपना मुखौटा उतार दिया। एक पल में एक एंजेलिक और निर्दोष चेहरा ली यी के सामने दिखाई दिया। कियाओ या का चेहरा निष्पक्ष और नाजुक था, एक नए खिलने वाले लिली की तरह, और एक बार विशिष्ट लाल जन्म का पत्थर अब लगभग ध्यान देने योग्य होने के बिंदु पर फीका हो गया था। ली यी की आंखों में संतुष्टि का एक संकेत चमक गया। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और प्रशंसा की, बहुत अच्छा, प्रभाव मेरी अपेक्षा से बेहतर है। कल सुबह यह आखिरी ट्रेस पूरी तरह से चला जाएगा और आप इससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। कियाओ या की आंखों में आंसू चमकते हैं, उत्साह और कृतज्ञता के आंसू। उसने अपनी बाहें खोली और ली यी को कसकर गले लगाया, उसकी आवाज ने सॉब्स के साथ घुट गया। वरिष्ठ, धन्यवाद, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे चुकाया जाए। ली यी ने उसे धीरे से वापस थपथपाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था, बदले में कुछ भी नहीं पूछना। मैं आपको अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करते हुए देखकर बहुत खुश हूँ। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप पहले से ही बहुत अच्छे हैं। अब सभी के लिए आपकी सुंदरता को देखने का समय है। कियाओ या के दिल में एक गर्म भावना बढ़ी। उसने ली यी को देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता और प्रशंसा से भरी हुई थीं, लेकिन उसने अभी भी खुद को रोक दिया और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, लेकिन बस ली यी को भी गले लगा लिया। दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को चुपचाप गले लगाया, जब तक कि ली यी ने धीरे से कियाओ या को दूर धकेल दिया। कियाओ या अनिच्छुक था, इसलिए उसने अपना साहस जुटाया और उसे चूमा। ली यी का मस्तिष्क गुलजार हो गया। ये भावना बहुत अद्भुत थी। विज्ञापन। हालांकि मैं फिर से एक लड़की द्वारा चूमा था और मुझे उसे वापस चूमना है, ली यी ने जवाब दिया। अब आग शुरू हो गई। कियाओ या ने ली यी को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, वरिष्ठ, आपके पास शियाया की दयालुता को चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको मुझे लेना चाहिए। ली यी। इससे पहले कि ली यी कुछ भी कहती, उसका मुंह फिर से अवरुद्ध हो गया। खैर, मांस मेरे मुंह के सामने सही है, क्या ये खाने के लिए पाप नहीं होगा? तो 10,000 शब्द यहाँ छोड़े गए हैं। आज ली यी की दूसरी बार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह और भी अधिक शक्तिशाली है। 1 घंटे बाद, केवल जब कियाओ या को स्थानांतरित करने के लिए बहुत थक गया था तो ली यी को संतुष्ट महसूस किया। झाओ किंगचुन उत्साही और सक्रिय है, जबकि कियाओ या कोमल और अच्छी तरह से व्यवहार किया जाता है। ली यी को लगता है कि प्रत्येक का अपना स्वाद है और वह बहुत अच्छा है। कियाओ या ने ली यी की छाती में अपना सिर दफनाया और फुसफुसाया, धन्यवाद वरिष्ठ, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। ली यी ने उसके माथे को चूमा और कहा, मूर्खतापूर्ण लड़की, अब से मुझे चुकाने के बारे में बात मत करो। आपकी धूप, आत्मविश्वास, सुंदरता और उदारता मेरे लिए सबसे अच्छा इनाम है। अच्छी तरह से सो जाओ। ठीक है वरिष्ठ, क्या आप अभी भी कल मेरे साथ जा सकते हैं? कियाओ या जानता था कि यह सवाल पूछना अनुचित था, लेकिन उसने वैसे भी पूछा। ली यी, शियाया, मुझे कल राजधानी जाना है और आपका साथ नहीं कर सकता। ली यी ने सम्राट को बताया कि वह बीमारियों का इलाज करने और जीवन बचाने के लिए राजधानी जा रहा था। वह हमारे स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण दाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के एक दयालु व्यक्ति की बेटी इतनी गंभीरता से बीमार होगी। वरिष्ठ, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? ली यी, मुझे पूरा यकीन है। कल आपकी पल्स की जांच करने के बाद मुझे पता चलेगा। कियाओ या, ठीक है वरिष्ठ, तो आपको जल्द ही बिस्तर पर जाना चाहिए। ली यी, ठीक है, सो जाओ, अच्छी रात। कियाओ या, वरिष्ठ, क्या मैं आपको कल देखने के लिए हवाई अड्डे पर जा सकता हूँ? ली यी, नहीं धन्यवाद, मेरे पास 7:30 बजे की उड़ान है, इसलिए मुझे सुबह 6 बजे से पहले उठना होगा। कियाओ या, नहीं, मैं आपको देखना चाहता हूँ। ली यी ने अपने सिर को प्यार से रगड़ दिया और कहा, ठीक है, सो जाओ।
अगले दिन सुबह जल्दी ली, यी और कियाओ वाई तब भी सो रहे थे जब सिस्टम की आवाज ली के सिर में थी। विज्ञापन।